हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेली टाइम्स पर। आपको पूरी कहानी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। रीबर्थ ऑफ बर्निंग लव एपिसोड 1। बिग इजी बार। द बिग इजी बार मुंबई का सबसे बड़ा बार जो एक बार उसकी चकाचौंध देखे तो खुद को वहां आने से रोक ना पाए। पर जितना ये सुंदर है उसके अंदर उतना ही रहस्य भरा है। इसकी दीवारों के पीछे क्या क्या होता है ये कोई नहीं जानता। आइए अब हमारी कहानी शुरू करते हैं। इस बार के कमरे में एक लड़की को कुछ लड़कियां मिलकर जबरदस्ती तैयार कर रही है। वो लड़की दिखने में बहुत भोली है। उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वो इस शहर की है ही नहीं, शायद वो किसी गांव की लड़की है। वो लड़की लगातार रोए जा रही है। वो सबसे बस एक ही बात कह रही थी, हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। पर कोई सुन ले ऐसा वहां पर कोई नहीं था। उस लड़की के रोने से वो जो उसे तैयार कर रही थी उनमें से एक लड़की चिल्ला कर कहती है, हाँ हाँ रोले एक बार फिर, तुझे भी इस काम की आदत हो जाएगी हमारी तरह। उस लड़की की बात सुनकर बाकी सब हंसने लगती है, लेकिन वह भोली सी लड़की जो उनकी बातें सुनकर और ज्यादा डर जाती है और उसकी आंखों के सामने 2 दिन पहले का दृश्य घूमने लगता है। फ्लैशबैक। एक 45 साल की औरत दिखने में मुंह पर बहुत सारा लालच, जो फिलहाल अभी चिल्ला रही है और कब से किसी को आवाज लगा रही है, कहाँ मर गई, बाहर आ। तभी एक लड़की बाहर आती है। ये है स्मृति। हाइट 5'2", गोरा रंग, काले रेशमी लंबे बाल, सुंदर नैन नक्श और सबसे खास बात सर्वगुण संपन्न। स्मृति अपनी चाची के चिल्लाने की वजह से डर गई। उसे लगा कि उसने अब क्या कर दिया। वो औरत लगातार स्मृति पर चिल्ला रही थी। वो उसकी मुंह बोली चाची है, इनका नाम मेनका है। स्मृति उनके पास आई और अपनी प्यारी आवाज में बोली, क्या हुआ चाची। तो मेनका स्मृति के बाल पकड़ते हुए बोली, यह पूछ क्या नहीं हुआ। बाल पकड़े जाने की वजह से स्मृति को बहुत ज्यादा दर्द हुआ। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। मेनका अपनी आवाज को बरकरार रखते हुए चिल्लाकर बोली, आज निहारिका को लड़के वाले देखने आ रहे हैं और तू सुबह से आराम से बैठी है। लाज शर्म है या नहीं, अपनी छोटी बहन के इतने अच्छे अवसर पर तू उसे निराश करना चाहती है। मेनका चतुर्वेदी को बस एक मौका चाहिए स्मृति को नीचा दिखाने का। तभी कमरे से एक 22 साल की लड़की बाहर निकलती है। दिखने में ठीक ठाक 5.3 इंच सावला रंग और तीखी नाक, दिखने में बहुत चालाक लोमड़ी लगती है। वैसे तो निहारिका बचपन से ही स्मृति के साथ बहुत अच्छी रही है, लेकिन बड़े होने के साथ साथ उससे ज्यादा स्मृति का अच्छा दिखना उसे खलता था, इसीलिए अब वो उसे बेइज्जत करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। उसने मेनका से कहा, माँ जाने दो ना उसे, वैसे भी उसे क्या करना है हमसे, वो हमें थोड़ी ना अपना परिवार मानती है। स्मृति ने अपने बाल छुड़ाकर मेनका के सामने हाथ जोड़कर कहा, प्लीज चाची हमें बताएं हम क्या काम करें। मेनका थोड़ा इमोशनल होने का दिखावा करते हुए कहती है, हमारे पास इतने पैसे भी नहीं कि हम हमारी बच्ची का अच्छे से विवाह कर सके। पता नहीं अब हम क्या जवाब देंगे निहारिका के बाबूजी को। तभी स्मृति बोली, चाची हमें बताइए क्या हम आपकी कोई मदद कर सकते हैं। तभी मेनका अपने लालच का पिटारा खोलते हुए बोली, हाँ मेरी फूल सी बच्ची, तू हमारी मदद कर सकती है। आज मोहक के पिताजी मुंबई जा रहे हैं, तू भी उनके साथ चली जा। वो तुझे एक अच्छी सी नौकरी दिलवा देंगे और जब कुछ पैसे कमा ले तो यहाँ वापस आ जाना। स्मृति ने ज्यादा कुछ नहीं सोचा और जाने के लिए तैयारी करने लगी। स्मृति जब उनके साथ चली गई तो मेनका और निहारिका के चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ गई। पूरा एक दिन सफर करने के बाद स्मृति मुंबई पहुंच गई। स्मृति को मोहक के पिताजी का व्यवहार ज्यादा अच्छा नहीं लगता था, इसलिए उनसे बात कम ही करती थी। मोहक के पिताजी स्मृति को एक होटल के अंदर लेकर गए। मोहक के पिताजी जिन लोगों से बात कर रहे थे वो लोग स्मृति को बहुत गंदी नजर से देख रहे थे। कुछ देर बाद मोहक के पिताजी स्मृति के पास आए और स्मृति से कहा कि वह थोड़ी देर में वापस आते हैं। मोहक के पिताजी जयराम ने स्मृति को वहां पर इंतजार करने का कहकर होटल से बाहर निकल आए। 5 घंटे बाद स्मृति को अब घबराहट होने लगी। वो सोच रही थी कि मोहक के पिताजी इतनी देर से कहाँ हैं और उसे लेने क्यों नहीं आए। तभी तो हटे कटे पहलवान जो दिखने में बहुत बुरे लग रहे थे वो स्मृति के पास आए और उसे जबरदस्ती अपने साथ ले गए। स्मृति कुछ समझ ही नहीं पाई, बस उसकी आंखों से आंसू झरने की तरह बह रहे थे। वो उन लोगों से खुद को छोड़ने की भीख मांग रही थी। फ्लैशबैक एंड। स्मृति जो कब से रो रही थी, उसे एक लड़की कब से देख रही थी। जब उस लड़की से बर्दाश्त नहीं होता तो वो उन सभी लड़कियों को बहुत तेज आवाज में बाहर जाने को कहा। उस लड़की ने स्मृति को कहा, हे मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। उसका इतना ही कहना स्मृति के मन में नई उम्मीद जगाने के लिए काफी था। स्मृति ने रोते हुए कहा, क्या सच में। उस लड़की ने कहा, तुम पहले रोना बंद करो। उस लड़की की बात सुन स्मृति ने अपना रोना बंद किया। उस लड़की ने कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरा नाम कुमुद है और मुझे तुम बहुत सीधी सादी लगती हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ऐसा नहीं था कि कुमुद किसी की मदद नहीं करती थी,
बस फर्क इतना था कि कुमुद यहाँ जिन लड़कियों से मिलती थी वो सब बहुत लालची होती थी। कुछ देर बाद कुमुद ने स्मृति को एक रस्सी दी और उसे कमरे से बाहर लेकर आए। कुमुद सबकी नजरों से बचाते हुए स्मृति को बर के सेकंड फ्लोर पर लेकर आए। तभी उन्हें कुछ लोगों की आवाज आई। आवाज को सुन कुमुद और स्मृति दोनों की सांसें तेज हो गई। कुमुद जल्दी से स्मृति का हाथ पकड़कर उसे एक छोटे से कमरे में ले आए। कुमुद ने स्मृति से कहा, सुनो, जब तुम यहाँ से निकल जाओ तो फिर कभी यहाँ मत आना और अपने पैरों पर खड़ी होना। कुमुद का इतना ही कहना था कि स्मृति के रुके आंसू फिर बहने लगे। स्मृति ने रोते हुए कहा, आप हमारे साथ क्यों नहीं चलती? तो इस पर कुमुद ने स्माइल के साथ कहा, पागल लड़की, अगर मैं तुम्हारे साथ आई तो यहाँ इन सबको तुम्हारे पीछे आने से कौन रोकेगा? कुमुद ने स्मृति को ये कहा और वहां से जाने लगी और एक बार पीछे देखकर उसे जाने का इशारा किया। स्मृति उसे रोक नहीं पाए। स्मृति ने खुद से कहा, हम आपको इस नरक से जरूर बाहर लाएंगे। आज शायद स्मृति अपनी चचेरी बहन और चाची के जुल्म से कोसों दूर आ गई थी। अब शायद उसे भी अपनी जिंदगी जीने का मौका मिले। कुमुद वहां से सीधा उन लोगों के पास चली गई। दूसरी तरफ जयराम मेनका के पास आया। उसे देख मेनका उत्सुक होकर उसके पास आए। मेनका ने कहा, क्या हुआ, काम पूरा हो गया? इस पर जयराम ने एक कुटिल मुस्कुराहट का जवाब दिया और कहा, मेनका, तुम अपनी बात से मुकरोगी तो नहीं? मुकरे मेरे दुश्मन, ये कह के मेनका हंसने लगी। इधर बार में स्मृति को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करे। तभी उसे कुछ लोगों की आवाज आए, तलाशो उस कमीनी को वरना बॉस हमें गायब कर देंगे। इतना सुन स्मृति की तो जैसे जान ही निकल गई हो। उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी उसे सामने एक रूम नजर आया और वो बिना सोचे समझे उसमें चली गई। कुमुद स्मृति को जिस फ्लोर पर लाई थी वो एक विप एरिया था और स्मृति एक विप रूम में गई थी। उसी रूम में एक लड़का सोफे पर बैठकर लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया, बॉस काम हो गया। ये पढ़कर लड़के ने कुछ सोचा और फिर से अपना काम करने लगा। तभी उसके कमरे का गेट जोर से खुला और बंद हो गया। उस लड़के ने जब गेट की तरफ देखा, वहां एक लड़की को देख उसकी आंखें छोटी हो गई। पर जैसे ही स्मृति पलटी वो लड़का उसे देखता ही रह गया। और भाई देखता भी क्यों नहीं, स्मृति दिख ही इतनी सुंदर रही थी। रॉयल नीले रंग का लहंगा और नारंगी रंग का दुपट्टा, लंबे बाल जो खुले थे, आंखें जो काजल से सनी हुई थी, उसकी पतली कमर जो दुपट्टे से बाहर झांक रही थी, और बाकी उसकी सादगी वन। जब स्मृति ने उसे देखा तो मानो उसका समय रुक सा गया हो। स्मृति का भी वही हाल था जो उस लड़के का था। दिखने में वह लगभग 28-29 साल का था। 6 फुट 4 इंच हाइट, गेहुआ रंग, काली झील सी आंखें, परफेक्ट बॉडी, चेहरे पर तेज। स्मृति कुछ कहती उससे पहले वो लड़का खड़ा हुआ और धीरे धीरे स्मृति के पास आने लगा। ये देख स्मृति डर के मारे बोली, देखिए, हम यहाँ जानबूझ के नहीं आए। वो कुछ बुरे लोग हमारे पीछे पड़े हैं और हमें बाहर का रास्ता भी मालूम नहीं है। कुछ देर हमें यहाँ रहने दीजिए, हम यहाँ से जल्दी चले जाएंगे। मानो वो लड़का तो स्मृति की आवाज में ही खो गया। तभी बाहर से कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज आती है जो शायद उस कमरे को खोलने के लिए ही कह रहे हो। इस आवाज से लड़के का ध्यान टूटा और वो स्मृति को एक नजर देख बाहर चला गया। स्मृति ने बालकनी को देखा और बाद में अपने हाथ में पकड़ी रस्सी को देखा और उसे कुमुद की बात याद आई। फ्लैशबैक, कुमुद देखो, ये सेकंड फ्लोर है, मैं जा रही हूँ और तुम यहाँ के किसी भी रूम में जाके रूम की बालकनी से इसे बांध कर नीचे उतर जाना। तुम्हें कुछ नहीं होगा क्योंकि ये ज्यादा ऊपर नहीं है। फ्लैशबैक एंड। एक बार फिर कुमुद के बारे में सोच स्मृति की आंखें भर आई। फिर उसने लंबी सांस ली और बालकनी की तरफ चली गई। इधर वो लड़का उन सब लोगों को देख गुस्से से चिल्लाता है, क्रियांश। इतनी गुस्से भरी आवाज सुन वहां सन्नाटा छा जाता है। तभी एक लड़का वहां आता है जो दिखने में उसी लड़के की उम्र का लग रहा था। उस लड़के को देख वो कहता, क्रियांश, मुझे ये जगह अभी खाली चाहिए। क्रियांश धीरे से कहता है, यस बॉस। और वो लड़का फिर से कमरे में चला जाता है। इधर स्मृति होटल से बाहर निकल चुकी थी, पर उसे समझ नहीं आया वो क्या करे। तभी उसके कानों में उन्हीं लोगों की आवाज पड़ी। वो एक पल के लिए घबराई और फिर बिना कुछ सोचे समझे सड़क पर भागने लगी। दूसरी तरफ जब वो लड़का कमरे में आया तो उस लड़की को ना पाकर वो उसे पूरे कमरे में तलाशने लगा, पर वो उसे कहीं नहीं मिली। तभी उसकी नजर बालकनी में लटकी रस्सी पर गई तो वो समझ गया कि हो ना हो वो लड़की यहीं से भागी है। वो कुछ सोचता उससे पहले उसका फोन बजने लगता है। वो अपना फोन देखता है जिसमें अब्रम नाम फ्लैश हो रहा था।
वो अपना फोन उठाता है और जैसे कुछ बोलता सामने से आवाज आए, शशांक कहाँ है तू? ये है हमारी कहानी के मेन लेड शशांक अग्निवंशी। नाम की तरह ही इनका रुतबा है। नो वन बिजनेसमैन। लोग इन्हें डेविल के नाम से जानते हैं। बाकी इनके लुक्स तो आपको पता ही है, बाकी आगे जानेंगे। शशांक फिर कुछ बोलने को हुआ तो अब्रम फिर बोला, साले कहाँ है? दादाजी को भी चैन नहीं है, कब से तेरे बारे में पूछ रहे हैं और तू पता नहीं कौन से राग गा रहा है। एक तेरा भाई भी फोन नहीं उठा रहा, पता नहीं साले सब के सब कहाँ मर गए मुझे यहाँ फंसाकर। तभी शशांक बोला, चुप, एकदम चुप, मैं कुछ बोलूं कब से बके जा रहा है। ये सुन अब्रम एकदम शांत हो गया। शशांक आगे बोला, पहली बात मैं मीटिंग के लिए इजी बा आया हूं, और दूसरी बात मैंने कर्निश को कुछ काम से गुड़गांव भेजा है और बाकियों का मुझे नहीं पता। इस पर अब्रम बोला, भाई तू घर कब आएगा? कल शायद। शशांक बोला और फोन रख दिया। फिर उसने किसी को कॉल किया और कहा, राजेश काका मैं आज घर नहीं आऊंगा, और उसने फोन रख दिया। स्मृति जिस इंसान से टकराई थी वह राजेश थे। टकराने से स्मृति डर के मारे 2 कदम पीछे हट गई। राजेश बोले, बेटा तुम ठीक तो हो? स्मृति ने कोई जवाब नहीं दिया और उसकी आंखें भर आई। उसे लगा कि अब यह इंसान उसे डांटेगा। स्मृति को ऐसे डरता देख राजेश उसे फिर बोले, बेटा तुम्हें लगी तो नहीं? देखो हमसे घबराओ मत। राजेश के इतना प्यार से पूछने पर स्मृति की घबराहट कम हुई। स्मृति बोली, नहीं अंकल हमें माफ कर दीजिए, वो हमने जानबूझकर नहीं किया। वह कुछ लोग हमारे पीछे पड़े हैं और हम यहाँ किसी को जानते भी नहीं। स्मृति को परेशान देख राजेश बोले, तो बेटा तुम इतनी रात को यहाँ क्यों हो, अपने घर क्यों नहीं जाती? राजेश की बात सुन स्मृति के आंसू आने लगे। स्मृति को ऐसे देख राजेश फिर बोले, क्या हुआ बेटा, हमने कुछ गलत कह दिया हो तो हमें माफ करना। राजेश का ऐसे माफी मांगना स्मृति को अच्छा नहीं लगा और वो रोंदे गले से बोली, नहीं नहीं आपकी कोई गलती नहीं है, वो हमारा यहाँ कोई घर नहीं है और हम यहाँ किसी को जानते भी नहीं। स्मृति की मासूमियत और भोलेपन को देख राजेश को उस पर बहुत तरस आया। राजेश बोले, कोई बात नहीं बेटा, तुम हमारे साथ हमारे घर चलो। राजेश के ऐसा पूछने पर स्मृति को उसकी चाची और जयराम की याद आई। स्मृति को लगा कहीं यह भी उसका फायदा ना उठाएं। स्मृति को ऐसे सोचता देख राजेश बोले, क्या हुआ बेटा, क्या सोच रही हो? स्मृति मना करते हुए बोली, नहीं नहीं अंकल कोई बात नहीं, हम कहीं ना कहीं जगह देख लेंगे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। स्मृति की झिझक देख राजेश उसे तसल्ली देते हुए बोले, रात को तुम कहाँ जाओगे बेटा, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा और अगर तुम्हें विश्वास ना हो तो तुम कल वापस चली जाना। स्मृति के पास कोई और चारा नहीं था तो उसने हाँ में गर्दन हिला दे। राजेश उसे कार में लेकर बैठे और घर की तरफ निकल गए। इधर शशांक को बार बार वो लड़की ही याद आ रही थी, जिससे अब उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। अपने मन को शांत करने के लिए वो अपना लैपटॉप लेकर बालकनी में चला गया और अपना काम करने लगा। तभी उसे अपने असिस्टेंट का कॉल आया। शशांक ने कॉल उठाया और हेलो बोला। उधर से क्रियाश बोला, सर कल सारे वेपन्स की डील होगी तो आप आएंगे ना? शशांक बोला, हाँ। इतना कहकर उसने फोन रख दिया। क्रियाश अपना मुंह बिगाड़ते हुए बोला, ये हर वक्त ऐसे ही क्यों रहते हैं? तभी पीछे से आवाज आए, क्योंकि वो ही है। आवाज सुन क्रियाश पलटते हुए कहता है, अद्वैक सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्रियाश का डरा हुआ चेहरा देख अद्वैक की हंसी छूट गई। अद्वैक को हंसता देख क्रियाश ने फिर कहा, सर आप PLZZ बिग बॉस को कुछ मत कहना। अद्वैक बोला, साले पहले तो तू मुझे सर बोलना बंद कर। इस पर क्रियाश कहता है, आप सर हैं तो सर ही बोलूंगा ना। अद्वैक झूठा गुस्सा दिखाते हुए बोला, कमीने तो घर पर भाई भाई क्यों करता है? सर क्योंकि घर पर आप मेरे भाई लगते हो इसलिए। क्रियाश की बात सुन अद्वैक बोला, अच्छा बेटा ज्यादा बातें मत बना और ये बता शशांक कल घर आ रहा है ना, क्योंकि परसों पूजा है और वो नहीं आया तो दादाजी हम सबको जान से मार देंगे। इस पर क्रियाश बोला, भाई मेरा मतलब है सर अभी बिग बॉस से बात हुई है, वो कल शायद ही घर आ पाए। अद्वैक गुस्से से बोला, शायद नहीं, उसे आना ही होगा। और सुन दादाजी ने तुझे भी घर जल्दी बुलाया है, सो आ जाओ दोनों वरना इस बार तुम दोनों नहीं बचोगे। ये बोल अद्वैक वहां से बाहर की ओर चला गया। तो अद्वैक और अब्रम दोनों शशांक के दोस्त हैं, दोनों ही बहुत हैंडसम है। अद्वैक फेमस सिंगर और अब्रम शशांक का बॉसीनेस पार्टनर है। अद्वैक और अब्रम दोनों परफेक्ट मैन है दिखने में। वो शशांक की तरह बात बात पर गुस्सा तो नहीं आता, पर आ जाए तो सामने वाले की सामत आ जाती है। अद्वैक 28 साल का था और अब्रम 29 साल का। कर्निश शशांक का छोटा भाई जो बहुत चंचल और शरारती है।
गुस्सा इतना आता तो नहीं पर आए तब वो सही मायने में शशांक का भाई ही लगता है। कर्निश 26 साल का बहुत ही हैंडसम बॉय था। क्रियाश कर्निश का बचपन का दोस्त था, या यूं कहे उसके भाई जैसा था। क्रियाश अनाथ था और बचपन में दादाजी ही उसे घर लाए थे। तब कर्निश क्रियाश से बहुत लड़ता था, वो जलता भी था क्योंकि उसे लगता था सबकी अटेंशन क्रियाश को ज्यादा मिलती है, पर वक्त के साथ साथ क्रियाश उसका सबसे अच्छा दोस्त बन गया। होता भी क्यों नहीं, कर्निश घर में सबसे छोटा था और क्रियाश ही उसके उम्र का था, लगभग 26 साल का, और उसी की तरह चॉकलेट एंड हैंडसम बॉय। आगे और भी लोग हैं जिन्हें हम बाद में जानेंगे। दूसरी तरफ राजेश की कार अग्निवंशी मेंशन में एंटर हुई। स्मृति बाहर आई तो अपने सामने इतने बड़े महल को देख उसकी आंखें उसे ही देखने लगी। तभी उसके कानों में राजेश जी की आवाज पड़ी। राजेश जी प्यार से बोले, क्या हुआ बेटा? इतनी प्यार भरी आवाज सुन स्मृति को बहुत अच्छा लगा। उसने ना में अपनी गर्दन हिला दी। तभी राजेश जी की नजर गार्डन में बैठे एक बूढ़े इंसान पर गई। राजेश जी ने स्मृति से कहा, आओ बेटा हम तुम्हें किसी से मिलवाते हैं। राजेश जी जब उस बूढ़े आदमी के पास गए और कुछ बोलते उससे पहले वो बूढ़ा आदमी बोला, राजेश तुम अकेले आए हो? शशांक कहाँ है? हम कब से उसका इंतजार कर रहे हैं। राजेश बोले, दादाजी वो शशांक बेटे आज घर नहीं आएंगे। हमने प्रतीक को इस बारे में बताया था ना, और यही बात हम इन्हें बता चुके हैं, पर ये मेरी सुने। तब ना सबके कानों में एक आवाज पड़ी। सबने जब आवाज की और देखा तो वहां एक लड़का खड़ा था। दिखने में बहुत हैंडसम था, लगभग 26 या 27 साल का। तभी दादाजी बोले, चुप कर नालायक, मुझे तुम में से किसी की भी बात पर भरोसा नहीं है। तुम बताओ राजेश वो कल आएगा या नहीं? राजेश बोले, वो दादाजी। तभी प्रतीक बोला, बाय द वे राजेश काका ये ब्यूटीफुल कौन है? ये है प्रतीक, शशांक और कर्निश का कजन ब्रदर जो इनके साथ ही रहता है। अब ये इन सब के साथ क्यों रहता है वो हम आगे जानेंगे। प्रतीक की बात सुन सबका ध्यान स्मृति पे गया। सबको अपनी तरफ देखता पाकर स्मृति थोड़ा घबरा गई। दादाजी अपना चश्मा ठीक करते हुए स्मृति को ध्यान से देखते हुए बोले, हाँ राजेश ये लड़की है कौन? तभी राजेश जल्दी बोले, दादाजी ये लड़की मुझे सड़क पर मिली, इसका यहाँ अपना कहने को कोई नहीं है, और रात भी बहुत हो गई है तो मैंने सोचा आज रात इसे अपने साथ ले आओ। दादाजी बोले, ये तुमने बिल्कुल ठीक किया, वैसे इसका नाम क्या है? राजेश बोले, अरे हाँ इसका नाम क्या है? वो अपने सर को खुजलाते हुए बोले। तभी प्रतीक बीच में बोला, वाह काका इतनी बातें कर ली और अभी तक नाम भी पता नहीं, क्या बात है? और फिर वह हंसने लगा। उसे हंसता देख दादाजी थोड़ा ऊंची आवाज में बोले, चुप हो जा बेवकूफ, वरना मार मार के तेरा वो हाल करूंगा कि तू हमेशा याद रखेगा। फिर दादाजी स्मृति से बोले, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? स्मृति थोड़ी डरी हुई बोली, स्मृति। दादाजी बहुत प्यार से बोले, बहुत प्यारा नाम है। प्रतीक फिर बीच में बोला, हमें तो कभी इतने प्यार से नहीं कहा। दादाजी बोले, क्योंकि तुम सब प्यार के लायक ही कहा हो, और अब कुछ बोला तो पिछली वाली सजा याद है ना। ये सुन प्रतीक एकदम चुप हो गया। तभी दादाजी ने कुछ सोचते हुए कहा, बेटा तुम हमारे साथ हमारे घर चलो। राजेश तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है ना? राजेश बोले, नहीं नहीं दादाजी, मुझे क्या आपत्ति हो सकती है भला, तुम बताओ स्मृति। स्मृति कुछ बोलती उससे पहले प्रतीक हंसते हुए बोला, दादाजी ये भला बॉयज हॉस्टल में कैसे रह सकती है? इस पर तो राजेश जी को भी हंसी आ गई। दादाजी ने दोनों को घूर के देखा तो दोनों चुप हो गए। फिर दादाजी ने स्मृति को देखा। स्मृति को घबराता देख दादाजी ने प्यार से कहा, कोई बात नहीं बेटा, जब तुम्हें अच्छा लगे तब तुम आ जाना। स्मृति ने मन में सोचा, ये सब कितने अच्छे हैं, हमें तो ये सब जानते भी नहीं, फिर भी इन्होंने हमें ऐसे जताया जैसे हम इनके घर के सदस्य हैं। जाओ राजेश, स्मृति थक गए होगी, तुम भी थोड़ा आराम कर लो। राजेश ने हाँ में गर्दन हिलाई और स्मृति को अपने पीछे चलने का इशारा किया। स्मृति चुपचाप राजेश जी के पीछे चलने लगी। राजेश उसे मेंशन के पीछे वाले हिस्से में लेकर आए जहां एक घर था जो ना ज्यादा बड़ा था और ना ज्यादा छोटा। राजेश घर में आते हुए बोले, पूजा पूजा कहाँ हो तुम? तभी एक औरत बाहर आई जो दिखने में 38-39 साल की थी, फिर भी बहुत सुंदर थी। वो बाहर आते हुए कुछ बोलने को हुई कि उसकी नजर स्मृति पे गई। वो उसके पास आते हुए राजेश से बोली, ये कौन है जी? राजेश जी बोले, ये स्मृति है, और उन्हें पूरी बात बताए। पूजा जी स्मृति के गालों को छूते हुए बोली, आओ बेटा तुम थक गई होगी, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। स्मृति ने हाँ में गर्दन हिलाई और उनके पीछे चली गई।
इधर मेंशन में दादाजी और प्रतीक दोनों बातें कर ही रहे थे। तभी एक लड़का आया और बोला, प्रतीक तुम्हें कर्निश का कॉल आया क्या? पता है कि वो अभी कहाँ है? उस लड़के को इतना परेशान देख प्रतीक बोला, बात क्या है ओरियन भाई, मुझे तो उसका कॉल नहीं आया। तो दोस्तों ये है ओरियन, स्मार्ट, हैंडसम एंड जेंटलमैन। ओरियन लगभग 30 साल का है और ये करीब 10-15 साल से अग्निवंशी मेंशन में रहता है। ये हेड बॉडीगार्ड होने के साथ साथ शशांक का पर्सनल बॉडीगार्ड जोड़ घर का सदस्य है। ओरियन इटली बॉय है बट अब ये इंडियन बॉय है, और ये इंडिया में क्यों है ये आगे पता चलेगा। दिखने में बहुत सुंदर है, बाल सिल्वर रंग के और बहुत गोरा, बॉडीगार्ड जैसा लुक। वन ओरियन पता नहीं कहाँ चला गया, उसका कुछ पता नहीं चल रहा। प्रतीक बोला, भाई आप अब्रम भाई को क्यों नहीं पूछते? ओरियन ने हाँ में गर्दन हिलाई और अब्रम से बात करने चला गया। कुछ देर बाद ओरिया वापस आया तो इस बार दादाजी ने पूछा, तुम ओरियन यहाँ कैसे जब वो नालायक शशांक यहाँ नहीं है? ओरियन शांत भाव से बोला, वो दादाजी मुझे बिग बॉस ने ही बोला कि आज वो घर नहीं आएंगे तो उन्होंने मुझे भेज दिया। दादाजी खुद से ही बोले, वो नालायक मेरी बात कभी नहीं मानता, पर फिर कुछ सोचकर बोले पर अब मानेगा क्योंकि वो आ गई जो पूरे घर को संभालेगी। उन्हें ऐसे खुद से बात करता देख ओरियन और प्रतीक ने एक दूसरे को देखा और अपना सर हिला दिया। तभी अग्निवंशी मेंशन में दो कार आके रुकी और उनमें से लगभग 46-47 साल का एक आदमी निकला। उनके चेहरे पे वही तेज था जो शशांक के चेहरे पे था। वो आदमी सीधा चलकर दादाजी के पास आया। उन्हें देख ओरियन खड़ा होने को था कि उस आदमी ने कहा, बैठो ओरियन बैठो, और वो भी ओरियन के पास बैठ गए। दादाजी बोले, शिव तुम जिस काम के लिए गए थे वो पूरा हुआ। ये है शिव, शशांक और कर्निश के पिताजी। उम्र 46 साल, दिखने में बहुत तेज पर दिल बहुत साफ है। शिव वैसे तो सभी से प्यार करते हैं पर अपने खुद के बेटे कर्निश से नफरत करते हैं। शिव बोले, हाँ बस हो ही गया। फिर वो दादाजी को देख बोले, पिताजी वैसे पूजा की तैयारी तो हो गई ना? दादाजी बोले, जब घर के लोग ही नहीं होंगे तो पूजा का क्या मतलब? शिव जी को कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने प्रतीक को सवालिया नजरों से देखा। प्रतीक जल्दी बोला, ओ अंकल कुछ नहीं, बस शशांक भाई कल आए या ना आए पता नहीं, सो दादू इसी बात पे नाराज है। शिव जी बोले, ओ डैड रिलैक्स, मैं शशांक को कल बुला लूंगा, आप चिंता मत करिए। शिव जी के ऐसा कहने पर दादाजी ने उन्हें घूर के देखा जैसे वो कहे रहे हो, बड़ा आया मुझे रिलैक्स करने वाला। दादाजी को ऐसा घुरता पाकर शिवजी ने अपने दोनों कंधे उचका दिए और प्रतीक ओरियन की हंसी छूट गई। इधर स्मृति कमरे में सोने की कोशिश कर रही थी पर उसे नींद नहीं आ रही थी। आज जो कुछ भी हुआ वो उसके बारे में सोच रही थी। सोचते सोचते उसे कब नींद आए उसे खुद पता नहीं चला। इधर बामे शशांक का भी यही हाल था, उसे भी नींद नहीं आ रही थी। उसे नींद क्यों नहीं आ रही वो तो शायद शशांक को भी नहीं पता, बस वो तो उस लड़की के बारे में सोच रहा था जो आज उसे दिखी थी। स्मृति के बारे में सोचते हुए उसकी पलकें भारी हो गई और कुछ देर बाद उसे भी नींद आ गई। सुबह स्मृति का कमरा। स्मृति को रोज जल्दी उठने की आदत थी, इसके दो कारण हैं। पहला, वो भगवान को बहुत मानती थी इसीलिए वो जल्दी उठ के भगवान की पूजा करती थी, और दूसरा, उसे उसकी चाची से भी डर लगता था क्योंकि उसकी चाची को बस एक मौका चाहिए होता था उसे सुनाने का। स्मृति की आंखें खुली तो खुद को अनजान जगह पाकर वो पहले तो वो घबरा गई पर बाद में उसे कल की बातें फिर याद आए तो वो थोड़ी शांत हुई। वो बेड से उठी और अपने लंबे बालों का जुड़ा बना दिया। स्मृति ने सामने पड़े कपड़ों को देखा जो कल पूजा जी ने उसे रात को ही दे दिए थे। वो कपड़े लेके बाथरूम में चली गई। करीब 15-20 मिनट में वो बाहर आई और खुद को आईने में देखा। उसने आज गुलाबी रंग का लहंगा और सतरंगी रंग की चोली ली हुई थी। वो आज भी बहुत प्यारी लग रही थी। स्मृति खुद को एक नजर देख कमरे के बाहर चली गई। स्मृति बाहर आए तो देखा पूजा जी पूजा करने के लिए आरती की थाल सजा रही है। पूजा जी की नजर जब स्मृति पर गई तो वो एक पल के लिए उसकी सादगी से भरी सुंदरता को देखती रह गई। पूजा जी ने स्मृति को अपने पास आने का इशारा किया तो स्मृति उनके पास आके खड़ी हो गई। पूजा जी खड़ी हुई और अपनी आंखों से काजल लेकर स्मृति को काला टिका लगाते हुए बोली, आपको किसी की नजर ना लगे। उनके ऐसा करने से स्मृति की आंखें नम हो गई पर उसने खुद को संभाल के उनके पैर छू लिए। पूजा जी बहुत प्यार से बोली, सदा खुश रहो बेटा। पूजा जी स्मृति को थाली देते हुए बोली, आज पूजा आप कीजिए, हम भी तो सुने आपकी मधुर आवाज। उनके ऐसा कहने से स्मृति झिझकते हुए बोली, पर आंटी हम कैसे?
तो पूजा जी स्मृति की बात बीच में काटते हुए बोली, क्यों आप क्यों नहीं कर सकती? क्या आपको भगवान पे विश्वास नहीं? नहीं नहीं आंटी, हम तो ऐसे ही कह रहे थे, स्मृति ने कहा और अपनी पलकें झुका के खड़ी हो गई। पूजा जी स्मृति को समझते हो उसके गाल को बड़े प्यार से छूते हुए बोली, आप हमें माँ जैसा नहीं मानती तो क्या हुआ, हम तो आपको बेटी मानते हैं। इतना सुन तो स्मृति के आंसू ही आ गए, पर पूजा जी उसके आंसू पुछते हुए नामे गर्दन हिलाती है और आरती करने का इशारा करती है। स्मृति भी अपनी गर्दन हना में हिलाती है और आरती करना शुरू करती है। तुम्हारे भवन पर ज्योत जागे, रे मेरे पाप भागे, आनंद मंगल हो रही। मेरी अम्बा तुम्हारे भवन पर ज्योत जागे, मेरे पाप भागे, आनंद मंगल हो रही। मेरी अम्बा ब्रह्मा जी वेद पढ़े तेरे द्वारे, ब्रह्मा जी वेद पढ़े तेरे द्वारे, शंकर ध्यान लगाए मेरी मैया के द्वारे, शंकर ध्यान लगाए। मेरी अम्बा तुम्हारे भवन पर ज्योत जागे, मेरे पाप भागे, आनंद मंगल हो रही। मेरी अम्बा नारद नृत्य करे तेरे द्वारे, नारद नृत्य करे तेरे द्वारे, कान्हा बीन बजाए मेरी मैया के द्वारे, कान्हा बीन बजाए। मेरी अम्बा तुम्हारे भवन पर ज्योत जागे, मेरे पाप भागे, आनंद मंगल हो रही। मेरी अम्बा। आरती की आवाज से बाहर घूम रहे दादाजी, प्रतीक और राजेश जी तीनों वहां आरती में आके खड़े हो गए। पचरंग सुवा चोला अंग विराजे, पचरंग सुवा चोला अंग विराजे, लाल किनारी लगाए मेरी मैया के चोले, लाल किनारी लगाए। मेरी अम्बा तुम्हारे भवन पर ज्योत जागे, मेरे पाप भागे, आनंद मंगल हो रही। मेरी अम्बा गल फूलों के भार विराजे, गल फूलों के भार विराजे, केसर तिलक लगाए मेरी मैया के माथे, केसर तिलक लगाए। मेरी अम्बा तुम्हारे भवन पर ज्योत जागे, मेरे पाप भागे, आनंद मंगल हो रही। मेरी अम्बा सिर सोनेरा छत्र विराजे, सिर सोनेरा छत्र विराजे, हीरे रत्न जड़ाए मेरी मैया के छत्र, हीरे रत्न जड़ाए। मेरी अम्बा तुम्हारे भवन पर ज्योत जागे, मेरे पाप भागे, आनंद मंगल हो रही। मेरी अम्बा 52 वीर 64 संग योगन, 52 वीर 64 संग योगन, बैरो चंवर धुलाए मेरी मैया के द्वारे, बैरो चंवर धुलाए। मेरी अम्बा तुम्हारे भवन पर ज्योत जागे, मेरे पाप भागे, आनंद मंगल हो रही। मेरी अम्बा लौकर वीर भवन के आगे, लौकर वीर भवन के आगे, गोरखनाथ बजाए मेरी मैया के द्वारे, गोरखनाथ बजाए। मेरी अम्बा तुम्हारे भवन पर ज्योत जागे, मेरे पाप भागे, आनंद मंगल हो रही। मेरी अम्बा सूम चरण तेरा त्यानु जस गावे, सूम चरण तेरा त्यानु जस गावे, बाने पैज निभाए मेरे मैया के, बाने बाने पैज निभाए। मेरी अम्बा तुम्हारे भवन पर ज्योत जागे, मेरे पाप भागे, आनंद मंगल हो रही। मेरी अम्बा आनंद मंगल हो रही। मेरी अम्बा। दादाजी जब सुबह सुबह प्रतीक को जबरदस्ती अपने साथ लेकर घूम रहे थे तब उनके कानों में स्मृति की मधुर आवाज आई, जिसे सुन वो उस आवाज के पीछे राजेश जी के घर की तरफ चल दिए। प्रतीक जो कब से दादाजी का भाषण दूसरी तरफ मुंह करके पेड़ पर लटक के सुन रहा था, जब उसे दादाजी की आवाज नहीं आई तो वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसे दादाजी राजेश जी के घर की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। वो भी जल्दी पेट से खुद के उनके पीछे चला जाता है। वो दादाजी को आवाज देता उससे पहले उसे भी वो मधुर आवाज सुनाई दी और वो भी चुपचाप दादाजी के पीछे उस आवाज को सुनते हुए चला गया। इधर राजेश जी जो तैयार होकर नीचे आ रहे थे वो भी उस आवाज को सुन मंदिर की तरफ चल दिए। स्मृति की आरती जब खत्म हुई तब वो पीछे पलटी तो वो एक पल के लिए हैरान हो गई, पर वो अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए सबसे पहले दादाजी के पैर छुए। दादाजी उसके सर पर हाथ रख उसे हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं और वो उन्हें आरती देकर पूजा जी और राजेश जी के पास जाकर उनके पैर छूती है तो वो दोनों भी उसे प्यार से खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं और आरती लेते हैं। बाद में स्मृति प्रतीक को आरती देने जाती है तो प्रतीक मुस्कुराहट के साथ आरती लेता है, तभी उसे अपने पैरों पर जोर का दर्द होता है तो वो चिल्लाते हुए कहता है, अब मैंने क्या कर दिया दादाजी जो आप मुझ पर ये छड़ी बरसा रहे हैं। प्रतीक की बात सुन दादाजी थोड़े गुस्से से कहते हैं, नालायक कही के, स्मृति बेटा, तुम्हारी भाभी, मेरा मतलब तुम्हारी बड़ी बहन के समान है, तो तुम पहले स्मृति के पैर छुओ और बाद में आरती लो। फिर वो खुद से मन में कहते हैं, आदत अभी से डाल लो खोते दे पुत्र, क्योंकि ये तुम्हारी होने वाली भाभी है, और फिर वो मन ही मन मुस्कुराने लगते हैं। दादाजी की बात सुन के तो प्रतीक का मोह ही बन जाता है। फिर वो स्मृति की तरफ स्माइल करके उसके पैर छूने को झुकता है तो स्मृति उसे मना करते हुए कहती है, अरे नहीं नहीं, ऐसा करने की कोई जरूरत
वो कुछ बोलती उससे पहले ही दादाजी बोलते हैं, करने दो बेटा, इन्हें भी तो झुकना आना चाहिए कि बड़ों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। दादाजी की बात सुन स्मृति कुछ नहीं कहती है, पर प्रतीक कहाँ चुप रहने वालों में से था। वो जल्दी से स्मृति के पैर छूकर खड़ा होते हुए दादाजी जी से कहता है, मैं अभी आपकी गलतफहमी को दूर कर देता हूँ। फिर वो स्मृति को प्यार से कहता है, हे मिस बोटी, क्या तुम दादाजी को बताओगी कि तुम कितनी साल की हो? प्रतीक के ऐसे सीधे पूछने से स्मृति थोड़ा घबरा जाती है और उसके मुंह से बस इतना निकला, जी। उसे ऐसे देख दादाजी गुस्से से प्रतीक को देखते हैं, जिससे प्रतीक सकपका जाता है और वे स्मृति से कहता है, हे मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था, मैं तो बस पूछ रहा था, मुझे माफ कर दो। फिर दादाजी ने कहा, बेटा तुम इसकी बातों का बुरा मत मानना, ये तो बस ऐसा ही है, नालायक। और उन्होंने प्रतीक को घूर के देखा, जिसे देख प्रतीक इधर उधर देखने लग गया। राजेश जी और पूजा जी को प्रतीक पर हंसी आ गई, जिसे देख प्रतीक का मुंह बन गया। फिर दादाजी ने कहा, ठीक है राजेश, हम चलते हैं। इस बार पूजा जी ने कहा, इतनी भी क्या जल्दी है, दादाजी आए हैं तो नाश्ता करके ही जाइए। इस पर दादाजी ने कहा, नहीं पूजा बेटे, हम कभी और नाश्ता करेंगे, अभी हमें बहुत जरूरी काम है, तो हम कभी और आएंगे। पूजा जी बोली, ठीक है दादाजी, पर अपनी बात भूलना मत। दादाजी ने हंसते हुए कहा, और अगर हम भूल भी गए तो तुम हो ना हमें याद दिलाने वाली, तुम हमें भूलने ही कहा दोगी। इस पर सब हंसने लगे और फिर दादाजी वहां से मेंशन में आ गए। इधर शशांक अपनी डील के लिए जा रहा था, जिसके बारे में क्रियाश ने उसे बताया था। लगभग वो उस जगह पर पहुंचने ही वाला था कि तभी उसे क्रियाश का फोन आया। वो फोन उठाते हैं तो उसके कुछ बोलने से पहले ही क्रियाश बोल पड़ता है, भाई मेरा मतलब बॉस, आप मीटिंग में मत जाओ क्योंकि वहां जाने का कोई फायदा है। क्रियाश के ऐसा कहने पर शशांक उससे गुस्से में कहता है, तुम ठीक से बताओगे आखिर बात क्या है? तो क्रियाश कहता है, वो बॉस, हम जिससे डील करने वाले थे मिस्टर शेखावत, उनका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया और उनकी ऐसी बड़ी हालत नहीं कि आज वो इतनी बड़ी डील कर सके। क्रियाश का इतना ही कहना था कि शशांक ने कहा, गधे कहीं के पहले नहीं बता सकते थे। इतना कहकर वो फोन रख देता है और खुद से कहता है, मैं कोई अंतर्यामी थोड़ी हूं जो पहले ही बता देता कि ये सब होने वाला है। और फिर वो घूम कर दादाजी को देखता है और कहता है, ये आपने ठीक नहीं किया दादाजी, अगर भाई को पता चला कि हमने उन्हें आपके कहने पर झूठ बोला है तो वो मेरी जान ही ले लेंगे। जी हाँ, दादाजी का जो जरूरी काम था वो यही था कि शशांक को मीटिंग में जाने से रोके। फिर दादाजी ने कड़क भाव से कहा, अपना काम पहले पूरा करो वरना तुम्हारी वो बात मैं शिव को बता दूंगा, समझे? उनकी धमकी सुन क्रियाश जल्दी हाँ में सर हिलाते हुए किसी को कॉल करता है। कॉल उठते ही दूसरी तरफ से हेलो की आवाज आती है तो क्रियाश अपने फोरहेड पर रब करते हुए बोला, मिस्टर शेखावत, वो बात ये है कि आज सर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और इसीलिए वो आज डील के लिए नहीं आ सकते। और कुछ देर बात करने के बाद उसने थैंक्स कहकर फोन रख देता है। क्रियाश फोन को रख के दादाजी की तरफ घूम के कहता है, ये आपने ठीक नहीं किया दादाजी, अगर भाई को पता चला तो वो मुझे सही में जॉब से निकाल देंगे। और फिर वो कुछ सोच के धीरे से बोलता है, तू घर आ बेटा कर्निश, फिर तुझे बताता हूँ कि मेरी बात दादाजी को बताने का क्या अंजाम होता है। कमीने में छोड़ूंगा नहीं तुझे, तेरा सारा खून पी जाऊंगा। उसका ये हाल देख और कर्निश को गालियां देता देख वहां बैठे सभी को हंसी आ गई। फिर दादाजी ने अद्विक को देखा तो अद्विक ने हाँ में सर हिला दिया और जल्दी से अपना फोन निकाल के शशांक को कॉल लगा दिया। इधर जब शशांक को पता चला कि आज डील नहीं होगी तो वो ऑफिस जाने के लिए ड्राइवर को कहता है, पर तभी उसका फोन दोबारा बजता है। वो फोन देखता है जिसमें अद्विक नाम फ्लैश हो रहा था। वो कॉल उठाकर कान पर लगाते हुए जैसे ही वो कुछ बोलने को होता है उससे पहले अद्विक बोल पड़ता है, भाई यार तू कहाँ है, देख तू जहाँ भी है जल्दी रात होने से पहले घर आ जा। तुझे नहीं पता कि तेरे और तेरे भाई के यहाँ ने होने से दादाजी नाम का बवंडर आया हुआ है और उन्होंने हम सब की भी क्लास लगा रखी है। जब तक घर के सभी इस घर में आ नहीं जाते तब तक हम में से कोई एक भी बाहर नहीं जा सकता। आजा भाई और इस घर की नाकाबंदी से हम सबको आजाद करा। लास्ट लाइन तो अद्विक ने एकदम रोंदू स्वर में बोली। शशांक उसके एक साथ इतना बोलने से इरिटेट हो गया और लगभग गुस्से से दांत पिसते हुए बोला, ड्रामा बंद कर साले, सब जानता हूं मैं कि तेरे जैसा इंसान घर में बंद रह ही नहीं सकता। इस पर अद्विक जल्दी से बोला, आय शपथ भाई मैं सच कह रहा हूं, PLZZ आजा। तो शशांक थोड़ा गुस्से से बोला, ठीक है आ जाओगा, और इसके साथ ही वो फोन रख देता है। इधर फोन रखने के बाद अद्विक एक गहरी और लंबी सांस लेता है, तभी उसे खुद पर किसी की नजरों की तपसी महसूस होती है।
जब वो गर्दन घुमा के देखता है तो उसकी सांस ही अटक जाती है क्योंकि दादाजी उसे बहुत गुस्से से घूर रहे थे। फिर भी अद्वैत खुद को संभाल कर मुस्कुराते हुए कहता है, काम हो गया दादाजी, और अपने हाथों को उठा के इशारा कर देता है। दादाजी कुछ बोलते उससे पहले ही प्रतीक बोलता है, वाह दादाजी आप तो ग्रेट हो, मतलब मैंने जितना सोचा आप तो उससे भी ज्यादा टैलेंटेड हो। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आप बिजनेस में क्या कर रहे हो, आपको तो डिटेक्टिव्स का चीफ होना चाहिए, कहाँ आप भी अपना सर फो रहे हैं। इस पर अद्वैत ने भी प्रतीक की हाँ में हाँ मिला दी। दादाजी ने जब दोनों को घूरा तो दोनों की हंसी गायब हो गई। तभी प्रतीक का फोन रिंग हुआ। प्रतीक ने जब फोन पर नाम पढ़ा तो उसकी आंखें ही फैल गई और फोन उसके हाथ से छुटते छुटते बचा। उसने घबराते हुए दादाजी को देखा और फोन उठा लिया। वो लड़खड़ाती आवाज में बोला, हाँ भाई। उसका इतना बोलना था कि अद्वैत और क्रियाश दोनों की सांस रुक सी गई। फोन के दूसरी तरफ से आवाज आए, प्रतीक तुम कर्निश को फोन करो और उसे घर आने का कहो, ठीक है? तो प्रतीक बोला, जी भाई। शशांक शक भरी आवाज में बोला, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? तो प्रतीक अपने सर पे आए पसीने को पोंछते हुए बोला, कुछ ना, नहीं भाई। वो बस मैं अभी भाग के आया हूं ना, इसीलिए। शशांक अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला, टाइम देखा है, घड़ी में 11 बज रहे हैं और तुम इस वक्त भाग रहे हो। शशांक की बात सुन के तो प्रतीक की सांस ही रुक गई, पर फिर भी बोला, वो भाई आज कुछ काम था तो मैं लेट हो गया, और फिर वो झूठी हंसी हंसता है। शशांक कहता है, बेवकूफों की तरह हंसना बंद करो और मैंने जो काम दिया है उस पर फोकस करो। और वो कॉल कट कर देता है। फोन को प्रतीक नीचे करते हुए कहता है, बाल बचे। तभी उसे अद्वैत और क्रियाश ने साथ में पूछा, हमारे बारे में तो कुछ नहीं कहा ना? तो प्रतीक कहता है, नहीं, उन्होंने बस कर्निश को घर बुलाने को कहा है। प्रतीक की बात सुन अद्वैत और क्रियाश की जान में जान आती है। तभी दादाजी ओरियन की तरफ मोह करते हुए कहते हैं, ओरियन तुम अब्रम को फोन करके उसे भी घर बुला लो। ओरियन कहता है, जी दादाजी। इधर शशांक का तो दिमाग ही खराब हो गया। वो इतनी दूर आया था इस डील के लिए और अब जब वो नहीं हुई तो उसे बहुत गुस्सा आया। तभी उसे एक कॉल आया, उसने कॉल उठा के जब सामने वाले की बात सुनी तो उसकी हाथों की मुठियां ही कस गई। कुछ देर बात करने के बाद वो फोन रखता है और किसी को कॉल करता है। इधर स्मृति पूजा जी के साथ बैठ के बातें कर रही थी। आज जब स्मृति ने जाने के लिए कहा था तब पूजा जी ने उसे साफ मना करते हुए कहा कि घर में पूजा है और PLZZ तुम पूजा तक रुक जाओ। स्मृति के पास दो कारण थे यहाँ रुकने के, पहला कि उसके पास घर नहीं था जहां वो रह सके, ना वो किसी को जानती थी, और दूसरा पूजा जी ने उसे बहुत प्यार से कहा था कि वो मना कर ही नहीं पाए, इसलिए वो पूजा तक यहाँ रुक गई। स्मृति अभी घर के बाहर बने ब्रेंच पर बैठी थी। पता नहीं वो क्या सोच रही थी कि तभी उसके पास पूजा जी बैठते हुए बोली, क्या हुआ बेटा, क्या सोच रही हो? तो इस पर स्मृति बोली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही, और फिर वो चुप हो गई। स्मृति ने देखा कि पूजा जी कुछ लिख रही है तो उसने पूछा, आप ये क्या लिख रही है? स्मृति का सवाल सुन पूजा जी मुस्कुराहट के साथ कहती है, कुछ नहीं बेटा, बस पूजा की सामग्री लिख रहे हैं, कल पूजा है ना, इसलिए। तो स्मृति ने हाँ में सर हिला दिया। इधर दादाजी जब सबके साथ बैठ के बात कर रहे थे तभी उन्हें शशांक का कॉल आता है। एक नज़र फोन को देख दादाजी सभी को देखते हैं जो एक दूसरे की उड़ा रहे थे, और बाद में फोन उठाकर हेलो बोलते हैं। दूसरी तरफ से शशांक की भारी आवाज आई, वेल डन दादाजी, मुझे लगा ही था कि आप ऐसे चुप तो नहीं बैठ गए और मेरा शक सही निकला, आपने मुझे घर बुलाने का बहुत अच्छा जाल बिछाया, पर अफसोस कि मुझे इसके बारे में पता चल गया। फिर शशांक रुक के बोला, पर मैं आपकी मेहनत पर पानी नहीं फिरने दूंगा, मैं घर जरूर आऊंगा, मुझे भी तो उन सब की क्लास लेनी है, आफ्टर ऑल सबने आपकी इतनी मदद जो की है उनको इनाम भी तो मिलना चाहिए, क्यों दादाजी? और वो फोन काट देता है और ड्राइवर को कार ऑफिस की तरफ मोड़ने को कहता है। इधर दादाजी ने एक नज़र सबको देखा और अपना सर हिलाते हुए मन में कहा, गई भैंस पानी में, भगवान उस नालक से रक्षा करना इनकी। तभी अद्वैत उठते हुए बोला, ठीक है फिर दादाजी मैं चलता हूँ, आपका काम तो पूरा हो गया। ये कहकर जैसे ही अद्वैत जाने को हुआ उसके कानों में दादाजी की रोबदार आवाज पड़ी, तुमने अभी शशांक से कहा कि जब तक घर के सभी घर में आ नहीं जाते तब तक कोई कहीं नहीं जाएगा, तो चुपचाप आज घर में रहो। दादाजी का इतना कहना था कि अद्वैत का तो मुंह खुला का खुला ही रह गया। वो कुछ बोलने को हुआ कि तभी दादाजी बोले, ओरियन। ओरियन ने जब अपना नाम सुना तो हड़बड़ाते हुए बोला, जी दादाजी।
दादाजी बोले, पूजा बेटा के पास जाकर वो पूजा की सामग्री की लिस्ट लेकर आओ। ओरियन खड़े होते हुए बोला, जी दादाजी। अद्विक का हाल देख ओरियन के साथ सभी को उस पर हंसी आ गई। ओरियन 2 कदम चला ही था कि प्रतीक भागकर उसके पास आया और बोला, ओरियन भाई मुझे भी साथ ले चलो। फिर प्रतीक दादाजी को देखते हुए बोला, इस बंद घर में तो मेरा दम ही ना घुट जाए। प्रतीक की बात सुन दादाजी गुस्से से बोले, ये लड़का, रुक नालायक, अभी बताता हूं तुझे कि दम कैसे घुटता है। दादाजी को अपने पास आता देख प्रतीक ओरियन का हाथ पकड़ बाहर भाग जाता है। उनको ऐसे देख क्रियाश की रुकी हुई हंसी निकल गई और वो हंसने लगा। दादाजी ने जब उसे देखा तो वो भी अपने कमरे की तरफ भाग गया। तभी अद्विक ड्रामा करते हुए बोला, दादाजी आपने मुझे घर में बंद करके ठीक नहीं किया, देखना मेरा शशांक आएगा और मुझे इस बंदिश से बचा लेगा। और वो भी अपने कमरे की तरफ चला गया। इधर स्मृति और पूजा जी बाहर बैठकर बातें कर ही रहे थे कि तभी उनके कानों में सीटी बजाने की आवाज आई। उन्होंने जब उस ओर देखा तो प्रतीक उन्हें ही देख के सीटी बजा रहा था और ओरियन का ध्यान अपने फोन में था। स्मृति प्रतीक का नाम तो नहीं जानती थी पर उसे देखकर पहचान जरूर गई, पर साथ में किसी और को देख वो थोड़ी नर्वस हो गई। जब ओरियन और प्रतीक उनके पास पहुंचे तो ओरियन ने अपना फोन जेब में रखा और पूजा जी को देखते हुए बोला, कैसी हो पूजा आंटी। वो बोलते बोलते रुक गया और स्मृति को देखने लग गया क्योंकि आज से पहले उसने कभी यहां उसे नहीं देखा था, इसीलिए वो उसे आंखें छोटी करके देख रहा था। स्मृति खुद को ऐसे देखता पाकर थोड़ी घबरा सी गई और उसने अपनी नजरें नीचे कर ली। जब पूजा जी और प्रतीक ने उसे स्मृति को ऐसे देखता पाया तो प्रतीक ने अपना सिर पीट लिया। तभी पूजा जी कहती है, बेटा ये स्मृति है, और उसे सब कुछ बता दिया। ये कुछ दिन हमारे साथ ही रहेगी, क्यों स्मृति? उनकी बात सुन स्मृति ने धीरे से अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। ओरियन ने पूजा जी की बात सुन प्रतीक को देखा तो प्रतीक ने हाँ में गर्दन हिला दी, जैसे वो कह रहा हो, हाँ पूजा आंटी सच कह रही है। फिर ओरियन एक नज़र स्मृति को देख कुछ सोचने लगता है। तभी पूजा जी अपनी जगह से खड़ी होते हुए बोली, तुम यही रुको, मैं लिस्ट लाती हूँ। और वो उठकर अंदर चली गई। अब बाहर सिर्फ प्रतीक, स्मृति और ओरियन थे। पता नहीं क्यों पर ओरियन को पूजा जी की बात से संतुष्टि नहीं हुई थी। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसके कानों में प्रतीक की आवाज पड़ती है जो शायद स्मृति से कुछ कह रहा था। प्रतीक स्मृति को निहारते हुए शरारती भाव से बोला, वैसे मिस बोटी आपको किसी ने कहा कि आप कितनी खूबसूरत हो? स्मृति को तो मानो प्रतीक की बात समझ ही नहीं आई कि आखिर वो कहना क्या चाहता है, पर फिर भी वो असहजता से बोली, जी हमको कुछ समझे नहीं। प्रतीक की बात सुन के ओरियन को तो खांसी ही आ गई। वो अपने मन में सोचता है, ये गधा इतना फ्लर्टी होगा, मैंने सोचा नहीं था। फिर ओरियन बिना भाव के पर इज्जत के साथ स्मृति से बोला, देखिए आप इसकी बातों का बुरा मत मानना, ये कुछ भी बोलता है। और फिर वो प्रतीक को घूर के देखता है। तारानकन ओरियन की बात सुन के तो प्रतीक का मोह ही बन गया। फिर वो ओरियन के अंदाज में ही बोला, इसकी बातों का बुरा मत मानना, ब्ला ब्ला ब्ला। ओरियन भाई हमारी बात का नहीं तो क्या आपका बुरा माने? ओरियन प्रतीक को घूरते हुए बोला, मैंने ऐसा क्या कहा कि ये मेरी बातों का बुरा माने? तो इस पर प्रतीक बोला, वही तो मेरे भाई, आप कुछ कहते नहीं हैं, बस आपकी नजरें काम कर देती हैं। हर बात पर शक करना, लोगों को घुना, जैसे उनसे बड़ा गुनहगार कोई और हो ही नहीं सकता। इस पर ओरियन आंखें छोटी करके कहता है, पहली बात, मेरा काम है घर की हिफाजत करना, इसीलिए मैं किसी के भी ऊपर जल्दी भरोसा नहीं कर सकता। ये मेरी जॉब भी है और मेरी आदत भी, समझे। फिर ओरियन इतराते हुए कहता है, दूसरी बात, अगर मेरे काम से इतनी ही तकलीफ होती है तुम्हें तो तुम शशांक से बात क्यों नहीं कर लेते? क्या पता तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल जाए। प्रतीक शशांक का नाम सुन थोड़ा हड़बड़ा जाता है और बात बदलते हुए कहता है, हाँ मेरे बड़े भैया, आप ही तो रक्षक हैं घर के, वरना अब तक तो मैं निपट लिया होता, क्यों? और फिर एक लंबी सांस लेता है और ओरियन की तरफ देखता है जो उसे ही घूर रहा था। प्रतीक फिर बोला, भाई आपको पता है स्मृति जी बहुत अच्छा गाती है, क्यों है ना स्मृति जी? प्रतीक की बात सुन ओरियन स्मृति को देखता है जो अपना नाम सुन के ही घबरा गई थी। स्मृति उसकी बात सुन हकलाते हुए कहती है, जी वो हम तो बस ऐसे ही। तभी पूजा जी कहती है, ये बात तो प्रतीक ने सही कही, स्मृति गाती बहुत अच्छा है। और फिर वो स्मृति को देख मुस्कुराती है तो स्मृति भी उन्हें देख मुस्कुरा देती है।
फिर पूजा जी ओरियन को वो लिस्ट दे देती है। ओरियन लिस्ट को देख स्मृति की तरफ देखता है और थोड़ा झुककर अपॉलॉजी मांगते हुए कहता है, हमें माफ करना अगर आपको इसकी बातों का बुरा लगा हो तो। और फिर वो प्रतीक को भी खींचकर झुकाता है। उनके ऐसा करने पर स्मृति को तो कुछ जैसे समझ ही नहीं आया, फिर भी वो बोली, जी को कोई बात नहीं। फिर ओरियन सीधे खड़े होकर पूजा जी से कहता है, ठीक है आंटी हम चलते हैं। पूजा जी ने भी मुस्कुराहट के साथ हाँ में सर हिला दिया। ओरियन प्रतीक का हाथ पकड़े उसे खींचते हुए ले गया। इधर पूजा जी उन्हें ऐसे जाता देख हंस देती है और स्मृति की तरफ देख के बोलती है, ओरियन ऐसा ही है, बहुत समझदार। लोगों की इज्जत कैसे करनी है उसे सब आता है, इसीलिए शशांक इस पर इतना भरोसा करता है। इधर ओरियन के ऐसे करने पर प्रतीक कहता है, क्या भाई मैंने ऐसा भी क्या कह दिया जो आपने ऐसा किया? तो इस पर ओरियन बोला, माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता और तूने देखा नहीं कि वो हमारी बातों से कितना अनकंफर्टेबल हो रही थी। तो इसीलिए कहता हूँ थोड़ा सोच के बोला कर मेरे भाई, वरना बिग बॉस शशांक को पता चला तो तू सही में निपट जाएगा। और फिर वो हंसने लगता है। उसे हंसता देख तो प्रतीक का मुंह ही बन जाता है। फिर वो कहता है, अच्छा ठीक है पर अब हंसना बंद करो। तो ओरियन अपनी हंसी दबाते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, जा ये लिस्ट दादाजी को दे देना, मैं एक कॉल करके आता हूँ। प्रतीक वो लिस्ट लेकर मेंशन में चला जाता है और ओरियन के चेहरे के भाव बिल्कुल बदल जाते हैं और वो किसी को कॉल करता है। शाम 6 बजे इधर शशांक ऑफिस पहुंचकर मीटिंग कर रहा था। उसका पूरा चेहरा काला पड़ा हुआ था और उसे सामने वाले की बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था, जैसे वो अभी ही उसकी जान ले लेगा। तभी वो सामने वाला आदमी बोलता है, मिस्टर एग्निवेंसी तो क्या सोचा ये डील करेंगे आप, क्योंकि इसमें आपका ही फायदा है। तभी सभी के कानों में एक बहुत डरावनी आवाज आती है, जिसे सुन के सभी की सांस ही रुक जाती है और सामने बैठे हुए आदमी के तो पसीने ही छूट जाते हैं। वो आवाज शशांक की थी। उसने जोर से कहा था, गेट आउट ऑफ हियर एंड डोंट एवर शो मी योर फेस, अंडरस्टैंड। वो आदमी उसकी बात सुन के एक बार फिर हिम्मत करके कहते हैं, लगता है आप मेरी बात समझे नहीं, मैं ये कह। वो आगे कुछ बोलते उससे पहले ही शशांक फिर बोलता है, और मुझे लगता है आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा, आई सेड गेट आउट फ्रॉम हियर। शशांक की बात सुन सामने खड़े इंसान को भी गुस्सा आ गया और वो गुस्से से बोले, शशांक अग्निवंशी किस बात का घमंड है इतना तुम्हें? आज वक्त तुम्हारा है तो ज्यादा हवा में मत उड़ो, क्योंकि वक्त सबको नचाता है और तुम्हें भी नचाएगा, तो तैयार रहना। तो शशांक डेवल स्माइल के साथ कहता है, लगता है मिस्टर कपूर आपको वक्त ने बहुत नचाया है, अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं। शशांक की बात सुन कमरे मौजूद सभी को हंसी आ गई। सबको खुद पर हंसता देख मिस्टर कपूर वहां से दंदनाते हुए बाहर चले गए। कुछ देर बाद सब धीरे धीरे वहां से चले गए। शशांक भी अपने केबिन में आ गया और अपनी चेयर पर बैठकर सर पीछे करके आंखें बंद कर लीन हो गया, पर एक बार फिर उसके सामने स्मृति का वो घबराता हुआ चेहरा आया तो उसने झट से अपनी आंखें खोल ली। उसने टाइम देखा तो 6:48 हो रहे थे। वो उठा और ऑफिस से बाहर आकर कार में बैठ गया और ड्राइवर को घर चलने का बोल दिया। रात के लगभग 8 बजे सभी लोग गार्डन में बैठे थे। अद्विक बोला, वैसे क्रियाश तेरा बॉस कब आ रहा है घर में? मेरा मतलब इतनी देर हो गई। पता नहीं अद्विक भाई, अब तक तो आ जाना चाहिए, पता नहीं कहाँ रह गए, क्रियाश ने कहा और चुप हो गया। उनकी बातें सुन दादाजी को उन पर तरस भी आ रहा था और हंसी भी। उनको ऐसे हंसता देख सबका ध्यान एक साथ उन पर गया तो अद्विक ने अपनी आंखें छोटी करके उनसे बोला, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है दादाजी की दाल में कुछ तो काला है। अद्विक की बात सुन प्रतीक बोला, भाई मुझे तो पूरी दाल ही काली लग रही है। सच सच बताना दादाजी, क्या छुपा रहे हैं आप हमसे? कही शशांक भाई। वो आगे कुछ बोलता उससे पहले ही दादाजी बोले, चुप कर नालायक, ज्यादा केबीसी मत खेल मेरे साथ, वरना पिछली बार से भी कठिन सजा दूंगा, समझे? तो प्रतीक बोला, अब तो अद्विक भाई मुझे यकीन हो गया कि ये हमसे कुछ छुपा रहे हैं। अद्विक और क्रियाश भी उसकी बात पर हाँ में हाँ मिला देते हैं। ओरियन और शिवा दोनों उनकी बातें सुन अपना सर हिला देते हैं। ये तो इन सब का रोज का था। वो ये सब बोल ही रहे थे कि मैंशन में 4 कार्स आके रुकती है। एक कार से शशांक बाहर आता है। वही दूसरी कार से एक लड़का जो दिखने शशांक की तरह ही हैंडसम था। वो शशांक की उम्र का ही लग रहा था, दिखने भी काफी मैच्योर लग रहा था। उस लड़के ने जब शशांक को देखा तो उसके पास आते हुए बोला, फाइनली भाई तूने सही डिसीजन लिया घर आके, वरना आज दादाजी के हाथ से मरने से अच्छा मैं खुद ही मर जाता। उस लड़के की बात सुन शशांक उसे आंखें छोटी करके देख रहा था।
खुद को देखता पाकर वो लड़का अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहता है, वेल आई नो आई एम वेरी हैंडसम, बट डोंट लुक एट मी लाइक दैट। उसके ऐसे खुद की तारीफ करता देख शशांक इरिटेट होके कहता है, तुझे नहीं लगता अब्रम तू खुद को कुछ ज्यादा ही अटेंशन दे रहा है? और अपना सर हिला के वहां से आगे बढ़ जाता है। अब्रम उसकी बात पे मुंह बिगाड़कर उसके पीछे चल देता है। जब शशांक की नजर घर के लोगों पर पड़ती है जो उन्हें ही देख रहे थे, तो वो उन सब को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ने लगता है। तभी उसके कानों में दादाजी की रोबदार आवाज उसके कानों में पड़ती है, शशांक घर में नहीं, इधर आओ। उनकी बात सुन शशांक एक लंबी सांस लेता है और उनकी तरफ चला जाता है। इधर घर में स्मृति मंदिर में महादेव के सामने बैठी लीन होके बस एक टक उनको देख रही थी, जैसे वो उनसे पूछ रही हो कि आखिर वो किस मोड़ पर खड़ी है जहां से ना वो आगे बढ़ पा रही है ना पीछे जा पा रही है। ये सब सोचकर ही उसकी आंख से एक आंसू की बूंद लुढ़क गई। उसे ऐसे करते हुए पूजा जी देख रही थी। वो उसके पास आई और स्मृति के कंधे पर हाथ रखा। उनके ऐसा करने पर स्मृति अचानक से चमक गई और वो जल्दी से पीछे मुड़ी। उसे ऐसे देख पूजा जी ने कहा, हमें माफ करना बेटा, हमने खामखा आपको डरा दिया। तो स्मृति जल्दी से आंसू साफ करते हुए बोली, नहीं नहीं आंटी, हमारा ध्यान कहीं और था, इसीलिए हम थोड़ा डर गए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। तो पूजा जी उसके घाल को छूकर प्यार से पूछती है, बेटा हम आपसे एक बात पूछे? स्मृति भी बहुत मासूमियत से कहती है, आपको ये पूछने की जरूरत नहीं है आंटी, आप हमें पूछ सकती है। तो पूजा जी कहती है, हमारे सवाल का अगर तुम जवाब देना चाहो तो ही देना बेटा, वरना कोई जबरदस्ती नहीं है कि तुम्हें जवाब देना ही है। तो स्मृति घिरे से अपना सर हाँ में हिलाती है। पूजा जी कहती है, बेटा तुम इतने बड़े शहर में अकेले कैसे आए? मेरा मतलब तुम यहाँ किसी को नहीं जानती तो फिर? उनकी बात सुनकर उसे एक बार फिर सब कुछ याद आ गया, जिससे स्मृति के रुके आंसू एक बार फिर आ गए। तो पूजा जी उसे चुप कराते हुए अपने गले लगा लेती है और कहती है, कोई बात नहीं बेटा, चुप हो जाओ, देखो तुम तो बहादुर हो, ऐसे रोओगी तो कैसे काम चलेगा। ये कहते हुए पूजा जी का गला भी भारी हो गया। तभी राजेश जी की आवाज आई जो उन्हें खाने के लिए बुला रहे थे। पूजा जी स्मृति के आंसू पोंछकर उसके माथे पर चुम के बोली, आओ बेटा हम पहले खाना खा लेते, वरना ये हमें बातें सुना कर ही हमारा पेट भर देंगे। बाकी बातें हम रात को करेंगे, ठीक है? उनकी बात सुन स्मृति के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला देती है। इधर शशांक उनके पास पहुंचता है तो वो सबसे पहले क्रियाश को घूरता है और फिर अद्विक को, जैसे अभी वो उन दोनों को आंखों से ही मार देगा। उसके ऐसे घुने पर क्रियाश की हार्टबीट तो मानो राजधानी एक्सप्रेस से भी तेज रफ्तार में चलने लगी। उसने अपने सीने पर हाथ रखा और खुद को नॉर्मल करने के लिए शशांक को देख मुस्कुराने की कोशिश करता है। वही अद्विक का भी कुछ यही हाल था। वो तो उससे नजर ही नहीं मिलाता और भाग के अब्रम के गले लग गया जो शशांक के पीछे ही खड़ा था। अद्विक के ऐसे अचानक से गले लगने पर अब्रम 2 कदम पीछे हो गया। पर जब उसने अद्विक को ऐसी हरकत करते देखा तो उसे खुद से दूर धक्का देते हुए आंखें छोटी कर गुस्से से बोला, साले दूर हट, क्या कर रहा है? ऐसी हरकतें करेगा तो लोग तुझे तो गलत समझेंगे, साथ साथ मेरी भी इज्जत जाएगी। शशांक के साथ रह रह के तू भी बदल गया, एकदम पत्थर दिल हो गया है कमीने, अद्विक ने मुंह बना के कहा और शशांक से नजरें बचाते हुए जाते जाते कहता है, इस दुनिया में मेरे जैसे मासूम की कोई कदर ही नहीं है। तभी क्रियाश कहता है, किसी को हो या ना हो अद्विक भाई, पर मुझे आपकी पूरी कदर है, रुको भाई हम दोनों अपना गम बांटते हैं आपस में। और वो अद्विक के पास चला गया और अद्विक ने भी हाँ में गर्दन हिला दी। उनकी ऐसी बात सुन अब्रम ओरियन की तरफ देख बोलता है, क्या मैंने इतनी कड़वी बातें बोल दी कि ये दोनों मुझे ऐसा फील करा रहे हैं? तो ओरियन उसे शांत करते हुए बोला, नहीं मेरे भाई, तूने कुछ नहीं कहा, ये साले बस अपनी गलती छुपाने के चक्कर में तेरे नाम का बिल फाड़ रहे हैं, तू रुक जा, अभी तो पूरी मूवी बाकी है। अब्रम हाँ में सर हिलाता है, जैसे उसे उसकी बातों का इशारा समझ आ रहा है। अद्विक और क्रियाश वहां से निकल पाते उससे पहले शशांक शांत स्वर में कहता है, क्रियाश और अद्विक तुम दोनों मुझे अभी इसी वक्त आके स्टडी रूम में मिलो, गेट दैट। और प्रतीक, तुम्हारी कर्निश से बात हुई, क्या कहा उसने? शशांक का सवाल सुन प्रतीक जल्दी बोला, हाँ भाई हो गई, उसने कहा वो सुबह जल्दी यहाँ पहुंच जाएगा। शशांक ने हाँ में सर हिलाया। उसने एक नजर शिवजी को देखा जिनका ध्यान मानो उनकी बातों पर था ही नहीं, जैसे उन्हें कोई फर्क ही ना पड़ा हो। शशांक उनसे नजरें फेर कर अद्विक और क्रियाश को घूरते हुए अंदर चला गया। शशांक के जाने के बाद अब्रम उन दोनों को देखते हुए बोला, ऐसा क्या किया तुम दोनों ने जो वो तुमको ऐसे देख रहा था और न्योता देके गया है स्टडी रूम का? उसके पूछने पर अद्विक ने कहा,
वो तो अब ये ही बता सकते हैं, और दादाजी की तरफ इशारा कर दिया। दादाजी उसके सवाल से बचने के लिए शिव से बोलते हैं, शिव हमें तुमसे कुछ बात करनी है, चलो हमारे साथ। ये बोलकर वो दोनों अंदर चले गए। अद्विक तो मुंह खोले हैरानी से उन्हें जाते हुए देख रहा था। तभी प्रतीक बोला, देखा अद्विक भाई, मैंने कहा था ना आपसे कि कुछ तो गड़बड़ है। तो अद्विक बोला, हाँ मेरे लाल, अब तो मुझे भी कुछ कुछ शक हो रहा है। क्रियाश पहले जिस ओर दादाजी गए उस ओर बाद में प्रतीक की ओर देखकर बोला, हाँ यार अब तो मुझे भी यकीन हो गया कि कुछ तो हुआ है, वरना शशांक भाई हमें कभी ऐसे नहीं बुलाते हैं, कहीं वो मुझे जॉब से तो नहीं निकाल देंगे। उसके ऐसा बोलते ही ओरियन और अब्रम की हंसी जो उन्होंने अभी तक रोक रखी तो वो निकल गई और वो दोनों जोर जोर से हंसने लग गए। उनको ऐसे हंसता देख अद्विक गुस्से से उन्हें घूरता है तो ओरियन उसे हाथ दिखाकर अपनी हंसी रोक कर बोलता है, सॉरी ब्रो। तो अब्रम अद्विक को देख बोलता है, आई थिंक ब्रदर ही हैड कॉल्ड यू सो नाउ यू शुड गो। और फिर वापस हंसते हुए ओरियन को हाई फाई देता है। अद्विक भी मुस्कुराहट के साथ कहता है, हाँ उसने हमें जरूर बुलाया है, पर तुम यहाँ बैठकर बोर हो जाओगे तो आओ हम तुम्हें भी स्टडी रूम के दर्शन कराते हैं। ये बोल वो आगे बढ़ा तो अब्रम भागने लगा और भागते हुए बोला, साले गलती तू करे और भुगतान में करूँ, निकल बे। अद्विक भागते हुए बोला, साले देख क्या रहा है, पकड़ इसे। अद्विक की बात सुन क्रियाश भी अब्रम के पीछे भागने लगा। अब्रम भागते हुए बोला, मुझे माफ करो भाई, तुम्हारी तो इज्जत नहीं है शशांक के सामने, पर मेरी तो है। तभी अद्विक उसे पकड़ते हुए बोला, हाँ हाँ पता है, पर भाई आखिरी बार बचा ले उस राक्षस से, तू और ओरियन उससे कहोगे तो वो मुझे और क्रियाश को छोड़ देगा भाई, आखिरी बार पक्का PLZZ। फिर वो थोड़ा ड्रामा करते हुए बोला, मुझ पे ना सही पर इस पर तो दया कर देख, इसका मासूम चेहरा, इसकी तो नौकरी का सवाल है भाई। अब्रम क्रियाश की तरफ देखता है जो मासूम सी शक्ल बनाकर हाँ में सर हिला देता है। अब्रम उनकी नौटंकी देख आंखें बंद कर गुस्से से दांत पीसते हुए कहता, ठीक है पर आखिर बार। उसकी बात सुन अद्विक और क्रियाश उसे 40 बार थैंक्स बोल देते हैं। फिर अब्रम ओरियन की तरफ देखता है तो ओरियन हाँ में सर हिला देता है। इधर शशांक स्टडी रूम में बैठकर एक लिव मीटिंग ले रहा था। तभी कमरे में सारे बॉय गिरते पड़ते अंदर एंटर करते हैं, क्योंकि वो कब से कमरे के बाहर खड़े होकर डिसाइड कर रहे थे कि कौन पहले अंदर जाए। तो इस पर ओरियन इरिटेट होकर सबको अंदर धक्का दे देता है, पर उसकी बुरी किस्मत वो उन्हें धक्का देते देते खुद भी अंदर की ओर घिर जाता है। जब शशांक की नजर उन पर पड़ती है तो सब एकदम सीधे खड़े हो जाते हैं और अद्विक शशांक को देखते हुए जबरदस्ती मुस्कुराते हुए अपने हाथ को ऊपर हेलो में हाथ हिलाता है। जब शशांक की नजर उसके हाथ पर जाती है तो वो आंखें छोटी कर देता है। ये देख प्रतीक उसका हाथ जल्दी से नीचे कर देता है। कोई कुछ बोलता उससे पहले ही शशांक उन सबको जाने का इशारा करता है। ये देख क्रियाश और अद्विक तो अपने अपने कमरे की तरफ भाग जाते हैं। उन्हें ऐसे भागता देख ओरियन, प्रतीक और अब्रम एक दूसरे को देख सर हिलाते हुए कमरे से बाहर निकल जाते हैं और अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। रात 11 बजे वही शशांक अभी भी काम कर रहा था कि उसके कानों में गाने की आवाज आती है। तो वो अपनी जगह से खड़ा होकर खिड़की के पास चला जाता है। इधर स्मृति को आज नींद नहीं आ रही थी, उसका मन बहुत बेचैन था, इसीलिए वो गाना गाना शुरू करती है। रात भर नींद आए नमनक में लहराते रहे सांस की तरह से आप आते रहे जाते रहे, सबके जगे हुए तारों को भी नींद आने लगी। हाय आपके आने की एक ऐश थी अब जाने लगी, सबके जगे हुए तारों को भी नींद आने लगी। हाय आपके आने की एक ऐश थी अब जाने लगी। खुश रहो हम अपने तमन्नाओं का ख्वाब आएगा, खुश रहो हम अपने तमन्नाओं का ख्वाब आएगा, नजर आला किए शर्मिए हुए आएगा, कपल चेहरे प्रति बिखरे हुए आएगा, कपल चेहरे प्रति बिखरे हुए आएगा, पत्तियां खड़के तो हम समझेंगे आप आ ही गए। हाय सजदे माजूब के माबूद को हम पा ही गए, सबके जगे हुए तारों को भी नींद आने लगी। हाय आपके आने की एक ऐश थी अब जाने लगी। सुबहने से जैसे उठे हुई ये अंगराई, सुबहने से जैसे उठे हुई ये अंगराई, ये सुबह तू भी जो आए तो अकेले आए, मेरे महबूब मेरे होश उड़ाने वाले, मेरे रूह बिछने वाले, आ भी जाता है मेरे सजदों का अरमान निकले, आ भी जाता है तेरे कदमों पे मेरी जान निकले, सबके जगे हुए तारों को भी नींद आने लगी। हाय आपके आने की एक ऐश थी अब जाने लगी। रात भर नींद आए नमनक में लहराते रहे सांस की तरह से आप आते रहे जाते रहे। गाने को सुन शशांक मानो उसी में खो गया और पास ही पड़े सोफे पर बैठे बैठे सो गया। उसके कुछ देर बाद स्मृति को भी नींद आ गई। आज इनडायरेक्टली ही सही पर स्मृति की आवाज ने ही शशांक को सुकून भरी नींद दे दी थी। सुबह 6 बजे स्मृति की आंखें खुली तो सुबह हो चुकी थी। वो उठी और फ्रेश होकर बाहर आई ही थी कि उसके दरवाजे पर दस्तक हुई।
वो जल्दी जाके दरवाजा खोलती है तो सामने पूजा जी खड़ी थी और उनके हाथ में एक थाल थी। वो अंदर आई और स्मृति से बोली, माफ करना बेटा, सुबह सुबह तुम्हें डिस्टर्ब किया, पर बातें ऐसी थी कि मुझे ही आना पड़ा। स्मृति बोली, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आपकी मर्जी हो तब आप आ सकती हो, तो PLZZ माफी मत मांगिए। स्मृति की बात सुन पूजा जी मुस्कुरा देती है। वो अपने सर पर हल्का सा मारती है और कहती है, लो मैं तो भूल ही गई कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। वो ये कहते हुए थाल स्मृति के सामने करती है और कहती है, ये लो बेटा, और आज पूजा में इसे ही पहनना ठीक है, और वो बाहर चली जाती है। स्मृति थाल देख कहती है, पर आंटी ये हम कैसे। वो आगे कुछ बोलती उससे पहले बाहर से ही पूजा जी बोलती है, पर वर कुछ नहीं, तुम यही पहनोई सुना। स्मृति अपना सर हिलाते हुए वॉशरूम में चली जाती है। इधर मैंशन में सभी लोग तैयार हो चुके थे सिवाय दादाजी के। सभी उनका इंतजार हॉल में बैठकर कर रहे थे। शिव आज सुबह सुबह ही किसी काम से निकल गए थे, इसीलिए वो सीधा मंदिर ही आने का बोलकर चले गए। शशांक अपने लैपटॉप में कुछ ईमेल चेक कर रहा था और क्रियाश उसी के पास बैठकर उसे किसी प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा था। अब्रम फोन पर किसी से बात कर रहा था तो ओरियन फोन पर मंदिर की सिक्योरिटी चेक कर रहा था, और प्रतीक भी किसी से चैट कर रहा था, और अद्विक उन सब को देखने का काम कर रहा था। उन सब में से बस वही था जिसके पास कोई काम नहीं था। तभी वो जोर से चिल्लाते हुए बोला, क्या कर रहे हो तुम सब अपने में लगे हुए हो, कोई मुझसे भी तो बात करो। उसके ऐसे चिल्लाने पर सबका ध्यान उस पर गया। शशांक भी उसके ऐसे चिल्लाने पर उसे एक भौं उठाकर देखता है। अद्विक की नजर जब उस पर जाती है तो वो जल्दी बोलता है, तू लगा रे भाई, मैं तो इन सब से बोल रहा था। उसकी बातों को इग्नोर कर शशांक फिर से अपने काम में लग जाता है। प्रतीक और अब्रम अपना फोन रख उसकी तरफ देखते हैं और अब्रम बोलता है, ठीक सुना, अपनी बकवास कर दे, हमारा दिन खराब बोल में सुन रहा हूँ। अद्विक उसे घूरते हुए कहता है, रहने दे साले, नहीं कहना मुझे कुछ। और एक ये दादाजी है जो अभी तक नहीं आए, अगर उनकी जगह में होता तो अभी तक मुझे 100 बार बुला चुके होते। HHU। तभी पीछे से आवाज आए, क्या कहा तुमने। आवाज सुन अद्विक के पसीने आ गए। वो जल्दी से खुद को नॉर्मल करते हुए वो पलटकर जल्दी से दादाजी के पास आया और बोला, कुछ नहीं दादाजी, जल्दी चलिए, हमें देर हो रही है, पूजा आंटी भी कब का चली गई। ये बोल वो उन्हें बाहर ले गया। शशांक ये देख अपना सर हिला देता है और अब्रम बोलता है, झूठा साला। वो सब भी उनके साथ मंदिर की ओर निकल जाते हैं। इधर पूजा जी जोर से बोलती है, आप भी क्या करते हैं, हमें पहले से ही देर हो गई है और आप और देरी कर रहे हैं। तो राजेश जी उन्हें शांत कराते हुए कहते हैं, हम जो करते हैं वो करते हैं, पर आप क्या कर रही है पूजा जी, क्यों इतनी परेशान हो रही है, हम समय पर ही पहुंच गए। फिर रुक के बोले, वैसे स्मृति कहाँ है, वो नजर नहीं आए। तो पूजा जी बोली, हाँ वो आती ही हो। वो आगे कुछ बोलती उससे पहले ही उनकी नजर स्मृति पर गई और उनके मुंह से बस एक शब्द निकला, सुंदर। पूजा जी की बात सुन राजेश जी का ध्यान भी स्मृति पे जाता है तो वह भी पूजा जी से कहते हैं, एकदम काम देवी का अवतार लग रही है। पूजा जी ने भी उनकी बात पर हाँ में सर हिला दिया। स्मृति ने आज डार्क ग्रीन कलर का लहंगा विद गोल्डन दुपट्टा जिसको उसने कमर से लगा रखा था और उसका सीधा पल्लू लिया हुआ था। उसके खुले लंबे बाल, आंखों में गहरा काजल, कानों में झुमके, गले में हल्का नेकलेस, होठों पर हल्की लाल रंग की लिपस्टिक, उसकी खुली कमर जो एकदम मक्खन जैसी लग रही थी और उसकी सुंदरता बताता हुआ उसका वो कमरबंद, उसकी सादगी भी कहर ढा रही थी। वो बहुत सुंदर लग रही थी। पूजा जी उसके पास आते हुए बोली, हमने जितना सोचा उससे भी ज्यादा सुंदर लग रही हो, तुम किसी की नजर ना लगे बेटा। और फिर अपनी आंखों से काजल निकाल स्मृति के कान के पीछे लगा देती है। तभी राजेश जी कहते हैं, अगर आपका हो गया हो तो चले, अब आपको देरी नहीं हो रही। फिर वो स्मृति को देख मुस्कुरा देते हैं। स्मृति भी उनको देख मुस्कुरा के हाँ में सर हिला देती है। वो सब भी गाड़ी में बैठकर मंदिर की ओर निकल जाते हैं। इधर शशांक और दादाजी एक काम में, अब्रम, ओरियन और अद्विक एक काम में और प्रतीक और क्रियाश एक काम में थे। उनकी सबकी कार कुछ ही देर में मंदिर के सामने रुकती है तो सभी कार से बाहर आते हैं। उनके बाहर आते ही एक कार वहां आके रुकती है और उसमें से एक लड़का बाहर निकलता है जो बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था। वो लगभग प्रतीक और क्रियाश की एज का ही लग रहा था। उस लड़के को देख सबके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई सिवाय शशांक के। वो बिना भाव के उसे देखता है। वो लड़का आगे बढ़ दादाजी के पैर छूता है तो दादाजी कहते हैं, खुश रहो बेटा।
तो वो लड़का कहता है, ये आशीर्वाद नहीं दादाजी, ये कहिए कि तुम पूरी जिंदगी आराम से बिताओ और तुम्हें कोई काम ना करना पड़े, ये सब दादाजी। उसकी बात सुन दादाजी उसका कान पकड़ खड़ा करते हुए बोले, तू कभी सुधरेगा नहीं ना, कुछ सीख अपने भाई से, कितना मेहनती है। दादाजी की बात सुन वो लड़का बोला, आ हा, दादाजी क्या कर रहे हो, पहले मेरा कान छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। वो लड़का अपना कान छुड़ाकर उसे सहलाते हुए बोला, क्या दादाजी आप मुझे भाई की तरह हार्टलेस बनाना चाहते हो, कभी नहीं, नेवर। शशांक को मानो उसकी बात से कोई फर्क ही ना पड़ा हो, जैसे उसके लिए ये सुनना रोज का हो। पर वहां खड़े सभी को उस पर हंसी आ गई। तभी उस लड़के ने कहा, वैसे मुझे अद्विक भाई नजर नहीं आए, कहाँ है वो। फिर जोर से चिल्लाते हुए बोला, अद्विक भाई कहाँ है आप। तभी उसे आवाज आए, अरे पहले नजरें उठाकर देख तो सही, मैं तेरे पीछे ही खड़ा हूं। आवाज सुन वो लड़का पीछे पलटा और अद्विक के पास भाग के आया और उसे गले लगाते हुए बोला, ओ भाई मैंने आपको बहुत मिस किया, एक आप ही तो हैं जो हर वक्त मेरी बकवास में साथ देते हैं। उसकी बात सुन अद्विक बोला, साले कहना क्या चाहता है, मैं बकवास करता हूं। तो वो लड़का दूर हटते हुए बोला, अरे नहीं भाई, आप तो मेरे गुरु हैं, आप हैं तो मैं हूं। तभी क्रियांश बोला, अभ्रम भाई मुझे लगता है कर्निश ने सिर्फ अद्विक भाई को ही मिस किया। तो अभ्रम बोला, हाँ इनका भरत मिलाप देख के तो यही लग रहा है, क्यों ओरियन। तो ओरियन बोला, हाँ सही कहा यार। तो क्रियाश बोला, हाँ और नहीं तो क्या, वरना प्रतीक तुझे याद है कोई हमसे कहता था कि यार अगर मैं कहीं भी चला जाऊं तो बाय गॉड में एक पल भी वहां नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। उसकी बात सुनकर निश क्रियाश और प्रतीक के पास आया और बोला, सालो सही कहता था, मैंने तुम दोनों की बकवास सबसे ज्यादा मिस की है। उसकी बात सुन दोनों पहले मुंह बनाते हैं और बाद में हंसते हुए उसे गले लगा देते हैं। उन तीनों को ऐसे देख शशांक के अलावा सब मुस्कुरा देते हैं। तभी सभी के कानों में एक रौबदार आवाज पड़ती है, कर्निश डिड नॉट कम आफ्टर मेनी ईयर्स, दिस इज हाउ यू ऑल आर मीटिंग हिम, सो डोंट वेस्ट योर टाइम एंड वॉक इन। ये बात सुन कर्निश और बाकी सब शशांक की ओर देखते हैं। शशांक की बात सुन तो कर्निश का मुंह ही बन गया। वो शशांक के पास जाते हुए बोला, क्या भाई आप तो मुझे ना ही बोलते हो ना हेलो, तो कम से कम मुझे दूसरे लोगों से तो मिलने दो। और वो आगे कुछ बोलता उससे पहले ही वहां एक कार आके रुकती है तो सबका ध्यान उस ओर जाता है। उस कार से एक शख्स निकलता है जिसे देख कर्निश एकदम एक सिंसियर बच्चे की तरह खड़ा हो जाता है। वो आदमी ओरियन से पूछता है, यहाँ सब ठीक है। तो ओरियन कहता है, हाँ शिव अंकल सब चेक्ड है। शिव हाँ में सर हिलाकर दादाजी के पास आते हैं और कहते हैं, पापा वो पंडित जी को हमसे कुछ काम है तो चले। दादाजी हमें सर हिला देते हैं। तभी कर्निश आगे बढ़ा तो शिव उसे इग्नोर करते हुए सीधा अंदर चले गए। ये देख कर्निश थोड़ा उदास हो जाता है पर दादाजी जाते वक्त उसके कंधे पर हाथ रख उसे सब ठीक होने का इशारा करते हैं तो कर्निश बड़ी सी स्माइल के साथ हाँ में सर हिला देता है। शशांक भी एक नजर कर्निश को देख अंदर चला जाता है, उसे भी ये सब देख के गुस्सा बहुत आया पर वो आज कुछ नहीं बोल सकता था। बाकी सब कुछ देर वहां खड़े रहते हैं, बाद में थोड़ा चल के मंदिर की सीढ़ियों तक जाते और वहीं रुक कर दादाजी और सबका बाहर आने का इंतजार करते हैं क्योंकि पूजा बाहर ही होनी थी। तभी मंदिर में एक और कार आके रुकती है और एक बार फिर सबका ध्यान उस तरफ जाता है। वहां से सबको कुछ ज्यादा साफ नहीं दिख रहा था। उस कार से राजेश जी बाहर आते और दूसरी तरफ से पूजा जी। स्मृति बाहर आके पूजा जी को आगे चलने का बोल वो उनकी पीछे वाली कार से पूजा की थाल और कुछ जरूरी सामान निकालने लग जाती है। पूजा जी और राजेश जी जब उनके पास आते हैं तो कर्निश उछलते हुए उनके गले लग जाता है और बोलता है, आप तो अभी भी उतनी ही सुंदर लग रही है। उसकी बात सुन पूजा जी उसकी बाह पर मारते हुए कहती है, तुम कभी सुधरोगे नहीं ना, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे बहुत साल हो गए तुम्हें गए हुए। पूजा जी की बात सुन कर्निश के साथ बाकी सब भी हंस देते हैं। तभी राजेश जी कहते हैं, और बताओ छोटे नवाब कैसा रहा सफर। तो कर्निश उनकी बात पर स्टाइल से कहता है, मत पूछिए हमसे कि सफर कैसा था, क्या बताए सफर की दास्तान, कि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसने हमसे क्या क्या छीना है। उसकी बात सुन सब अपना सर पिट लेते हैं। तभी प्रतीक उछलते हुए कहता है, हे पूजा आंटी क्या सिर्फ आप दोनों ही आए हैं अकेले, मेरा मतलब वो नहीं आए। उसकी बात सुन अब्रम कहता है, वो कौन। तभी इतने शोर में भी सभी को पायलों के छिंकने की आवाज आती है। किसके पायलों की है ये आवाज और क्या आप शशांक और स्मृति आएंगे आमने सामने। जब सब ने आवाज की ओर देखा तो एक पल के लिए सबकी नजर उधर ही ठहर गई।
स्मृति अपने हाथों में आरती की थाल लेकर आ रही थी, उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। स्मृति को देख प्रतीक और ओरियन को ज्यादा हैरानी नहीं हुई, बस वो उसकी सादगी वाली सुंदरता को ही निहार रहे थे। पर अद्विक, अब्रम, क्रियाश और कर्निश तो स्मृति को पहली बार देख रहे थे और ऊपर से उसकी इतनी सुंदरता देख तो वो उसे देखते ही रह गए। पर उन्हें क्या पता वो उनकी फ्यूचर भाभी है। अब तक स्मृति उन सब के पास आ गई थी। वो सबको देख थोड़ा घबरा रही थी, इसीलिए वो जमीन को ही निहार रही थी। राजेश जी ने सबको देखा तो उन्हें थोड़ी हंसी आ गई, पर फिर भी उन्होंने अपना गला साफ करते हुए कहा, एएमएमएमएच, वैसे दादाजी दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ है वो? उनकी बात सुन सबका ध्यान टूटा तो सब इधर उधर देखने लग गए। पर तभी अद्विक ने कहा, दादाजी तो अंदर गए हैं पंडित जी से बात करने। पर ये कौन है अंकल? अद्विक का इशारा अपनी ओर पाकर स्मृति थोड़ा घबरा गई, इसीलिए उसने एक भी बार अपना सर उठाकर ऊपर नहीं देखा। राजेश जी कुछ बोलते उससे पहले प्रतीक बोला, ब्रो ये स्मृति जी है। उसकी बात सुन सभी लड़के उसे घूरने लग गए, जैसे पूछ रहे हो तुझे इतनी जानकारी कैसे है। उनके ऐसे घूरने पर प्रतीक थोड़ा ऑकवर्ड हो गया और अपने बालों में हाथ घुमाने लग गया। उसे ऐसे देख राजेश जी मुस्कुराते हुए बोले, वो मैंने ही मिलवाया था। उनकी बात सुन मानो सब लड़कों को प्रतीक से जलन सी होने लगी। तभी कर्निश आगे बढ़कर स्मृति से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहता है, हे मिस माई सेल्फ कर्निश, कर्निश अग्निवंशी। उसके ऐसे करने पर स्मृति को कुछ समझ नहीं आया, तो वो अपने हाथ जोड़कर कहती है, जी हम स्मृति। उसको हाथ ना मिलाता देख कर्निश कुछ कहता उससे पहले अद्विक उसके आगे खड़ा होकर स्मृति के सामने हाथ जोड़कर कहता है, नमस्ते, और मैं अद्विक अग्निवंशी, नाम तो सुना होगा। उसकी बात सुन सब अपना सर हिला देते हैं और स्मृति उसे ऑकवर्ड स्माइल के साथ देखती है। ऑकवर्डनेस को खत्म करने के लिए पूजा जी स्मृति से कहती है, स्मृति तुम प्रतीक और ओरियन से तो मिल चुकी हो, आओ मैं तुम्हें इन सब से भी मिलवा देती हूँ। उनके कहने पर कि तुम प्रतीक और ओरियन से मिल चुकी हो, तो फिर एक बार सारे लड़के ओरियन को घूरने लगते हैं, जैसे कह रहे हो मतलब ओरियन भी फास्ट निकला और हमें भनक भी नहीं हुई। उन सबको देख ओरियन अपने कंधे उठा देता है। तो पूजा जी आगे कहती है, स्मृति ये है कर्निश। तो स्मृति उसे देख स्माइल करती है, ये है अद्विक। पूजा जी अद्विक की ओर इशारा करते हुए कहती है, तो स्मृति उसे देख हाँ में गर्दन हिला देती है, ये है क्रियाश। पूजा जी के कहने पर क्रियाश स्माइल के साथ कहता है, हेलो। तो स्मृति भी बदले में मुस्कुरा देती है। फिर पूजा जी शरारती अंदाज में कहती है, और ये है द ग्रेट बिजनेस टाइकून अब्रम। उनकी बात सुन अब्रम हंसते हुए कहता है, क्या आंटी आप भी? पर मानना पड़ेगा मेरा नाम आपके मुंह से सुनने के बाद मुझे मेरे नाम से और प्यार हो गया। उसकी बात सुन पूजा जी भी हंस देती है। फिर अद्विक स्मृति से मुस्कुराते हुए कहता है, नमस्ते स्मृति जी, आपसे मिलकर अच्छा लगा। तो स्मृति भी मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला देती है। जब पूजा जी की नजर बाकी लड़कों पर जाती है तो सभी उन्हें ही घूर रहे थे, जैसे कह रहे हो हमारा इंट्रो इतना फीका, और सारी अटेंशन अब्रम को। उनको ऐसे देख पूजा जी नजरें चुरा लेती है और राजेश जी की हंसी छूट जाती है। तभी ओरियन कहता है, पूजा आंटी अभी पूजा में 2-3 घंटे बाकी है, तो आप जाके उस कमरे में आराम कर लीजिए। और एक कमरे की ओर इशारा कर देता है। पूजा जी जाने को होती है तो उनके पीछे कर्निश और अद्विक भी जाने लगते हैं। उनको जाता देख ओरियन थोड़ा जोर से कहता है, मैंने सिर्फ उन दोनों को उस तरफ जाने को कहा है, बाकी सब मेरे साथ उस रूम में चलो। ओरियन की बात सुन कर्निश मन में कहता है, क्या भाई आप भी? और अद्विक मन में कहता है, साले तुझसे मेरी खुशी देखी नहीं गई ना। वो दोनों उसे घूरते हुए उससे पहले कमरे की ओर बढ़ जाते हैं और बाकी सब भी एक जीत की मुस्कान लिए उनके पीछे चले जाते हैं। इधर पूजा जी और स्मृति आके सोफे पर आराम से बैठते हैं। स्मृति पूजा जी की दूसरी तरफ मुंह करके अपने आंसू साफ करती है, तो पूजा जी उसे ये करते हुए देख लेती है। वो थोड़ा फिक्र के साथ स्मृति के पास बैठकर उससे बहुत प्यार से पूछती है, क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? कुछ हुआ है क्या? तुम्हें किसी ने कुछ कहा या तुम्हें उनकी बातों का बुरा लगा? अगर ऐसा है तो मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। उनके कहने पर स्मृति उनके गले लग जाती है और सुबकते हुए कहती है, नहीं आंटी ऐसे मत कहिए, ना हमें किसी ने कुछ कहा, ना हमें किसी की बात का बुरा लगा। तो पूजा जी स्मृति के सर पर हाथ फेरते हुए कहती है, तो क्या बात है लाडो, आप ऐसे रो क्यों रही है? तो स्मृति कहती है, वो आंटी बस हमसे आज तक किसी ने इतनी इज्जत और प्यार से बात नहीं की ना, इसीलिए हम थोड़ा इमोशनल हो गए। तो पूजा जी कहती है, थोड़ा इसे बहुत ज्यादा इमोशनल होना कहते हैं।
फिर वो स्मृति को खुद से दूर करते हुए उसे गोद में सुलाते हुए कहती है, आप ऐसा क्यों सोचती है लाडो, आप बहुत प्यारी है। उनकी बात सुन स्मृति कहती है, आंटी आपने मुझसे कल कुछ पूछा था ना कि मैं यहाँ कैसे आई। फिर स्मृति उन्हें यहाँ आने तक की सारी बात बता देती है, जिसे सुन पूजा जी आंखों में आंसू लिए स्मृति से कहती है, मेरी बच्ची ने कितना कुछ सहा है, भगवान करे तेरे दुख जल्दी खत्म हो जाए। वो दोनों बातें कर रही थी पर इस बात से अनजान कि दो शख्स, एक जो दरवाजे पर खड़ा और दूसरा उसी से थोड़ी दूरी पे उनके पीछे खड़ा, उनकी सारी बातें सुन रहे थे। पीछे वाला शख्स बिना आवाज किए वहां से चला जाता है। जब स्मृति ने पूजा जी को बताया कि उसके साथ उसकी चाची ने क्या किया तो ये सारी बातें बाहर खड़े दादाजी ने सुन ली। दरअसल दादाजी यहाँ पूजा जी से पूछने आए थे कि हवन की सामग्री पूरी है या नहीं, पर उन्होंने जब स्मृति की बातें सुनी तो उन्हें भी स्मृति के लिए बहुत बुरा लगा। फिर उन्होंने कुछ सोचते हुए दरवाजा खटखटाया। जब पूजा जी और स्मृति ने दादाजी को देखा तो जल्दी से खुद को संभाल कर खड़ी हुई। पूजा जी बोली, क्या हुआ दादाजी, कुछ काम था तो मुझे बुला लिया होता, खामेखा आपने तकलीफ उठाई। उनकी बात सुन दादाजी बोले, बेटा इसमें तकलीफ कैसी, अगर इतना भी नहीं चल पाया तो फिर कैसे काम चलेगा बताओ। फिर वो आगे बोले, वैसे मैं पूछने आया था कि पूरी तैयारी हो चुकी है ना। उनकी बात सुन पूजा जी हाँ में सर हिलाते हुए बोली, जी दादाजी सब कुछ तैयार है, आप चिंता मत कीजिए। उनकी बात सुन दादाजी मुस्कुरा देते हैं और स्मृति को देखते हुए कहते हैं, और स्मृति बेटा आज की आरती आपको ही करनी है, हमें आपकी आवाज बहुत पसंद आई, करोगी ना आरती। तो स्मृति हाँ में सर हिलाते हुए बोली, जी दादाजी जैसा आप कहे। इधर बॉयज रेस्ट रूम में सभी इधर उधर फैल के बैठे थे और किसी बात पर बहस कर रहे थे, सिवाय अब्रम के जो अपने फोन में कुछ कर रहा था, मानो उसे उनकी बकवास से कुछ खास फर्क ही ना पड़ रहा हो। तभी कमरे में शशांक और ओरियन एक साथ एंटर होते हैं। शशांक को देख अब्रम के अलावा सब एकदम सीधे खड़े हो जाते हैं। जब अब्रम को कोई आवाज नहीं आती तो वो नजर उठाकर सामने देखता है। सामने शशांक को देख वो कुछ कहता, उससे पहले शशांक थोड़े गुस्से से बोलता है, क्या हो रहा है यहाँ, इतना शोर किस खुशी में हो रहा है, इस कमरे को तुम सबने फिश मार्केट बना रखा है, कम से कम जगह देखकर तो शुरू हुआ करो। तो अब्रम एक नजर सबको देख चुगली भरे अंदाज से कहता है, शायद ये सब किसी लड़की के बारे में बात कर रहे थे। फिर कुछ सोचकर आगे कहता है, क्या नाम था उनका, हाँ स्मृति जी, ये सब स्मृति जी के बारे में बात कर रहे थे क्यों, है ना। फिर वो अद्विक को देख चिढ़ाने वाली स्माइल करता है। उसकी बात सुन अद्विक, कर्निश, प्रतीक और क्रियाश की तो सांस ही रुक जाती है और वो डरी हुई नजरों से शशांक की ओर देखते। जो अब्रम की बात सुन कहता है, वो स्मृति। शशांक की बात सुन अब्रम कुछ कहता उससे पहले ही कर्निश बोलता है, कुछ नहीं भाई, ये अब्रम भाई तो बस ऐसे ही बोल रहे हैं, हम तो कुछ और बात कर रहे थे। एंड वो स्मृति जी पूजा आंटी की गेस्ट है, तो हम बस ये कह रहे थे कि पहले कभी हमने उन्हें देखा नहीं, इसीलिए बस इतनी सी बात हुई, ज्यादा कुछ नहीं, क्यों अद्विक भाई। उसकी बात सुन अद्विक भी जल्दी सर हिलाते हुए कहता है, हाँ यार बस इतना ही, ये अब्रम तो कुछ भी बोलता है। फिर वो अब्रम को आंखें दिखाकर चुप रहने का इशारा करता है तो अब्रम और ओरियन दोनों की हंसी निकल जाती है और शशांक उन्हें आंखें छोटी करके देखता है। तभी कमरे में एक पंडित का शिष्य आता है और उन्हें हवन करने के लिए बुलाता है। शशांक उन्हें आने का बोल वॉशरूम में चला जाता है और बाकी सब बाहर की ओर पूजा जी कुछ ढूंढ रही थी। उन्हें ऐसे देख स्मृति उन्हें पास आकर पूछती है, क्या हुआ आंटी, आप परेशान क्यों दिख रही। स्मृति की बात सुन पूजा जी कहती है, बेटा हमें हवन की सामग्री कहीं मिल नहीं रही, हमें पूरा पता है, हमने उसे इन्हीं सामानों के साथ रखा था पर पता नहीं कहाँ चली गई। उनकी बात सुन स्मृति मुस्कुराते हुए कहती है, अरे आंटी वो सब गाड़ी में है, आप खामेखा उन्हें यहाँ खोज रही है, रुकिए हम लेकर आते हैं। स्मृति जब पार्किंग एरिया की ओर जा रही थी कि तभी उसे कुछ आवारा लड़के दिखाई देते हैं जो उसे ही हवस भरी नजरों से देख रहे थे। वो उन लड़कों को इग्नोर करते हुए एक कदम बढ़ाती ही है कि वो सारे लड़के उससे कुछ दूरी पर उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। स्मृति अपना एक कदम पीछे लेती ही है कि उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है। किसी के ऐसे अचानक हाथ रखने पर स्मृति जल्दी से हाथ की ओर देखती है और बाद में उस ओर जिसने हाथ रखा था। उस शख्स और उसके साथ खड़े उन लड़कों को देख स्मृति को जैसे सांस आए। वो कोई और नहीं बल्कि वो ही 6 बॉयज थे और जिसने हाथ रखा था वो कर्निश था। दरअसल जब वो सब जहां हवन हो रहा था उस तरफ जा रहे थे तब उन्होंने देखा कि स्मृति कहीं जा रही है तो सब उसे ही देखने लग गए, पर जब उन्होंने आगे उन लड़कों को और उनकी हरकतें देखी तो उन्हें बहुत गुस्सा आया।
फिर क्या आ गए स्मृति को बचाने। चाहे वो अपने घर में कैसे भी रहते हैं पर बाहर लोगों के सामने एकदम ऐसे रहते हैं कि उनके सामने किसी के बोलने की हिम्मत नहीं होती है। अग्निवंशी परिवार के लड़के लड़कियों को पैरों की जूती नहीं सर की पगड़ी समझते हैं, और अगर ये किसी को देख ले जो इन्हें बेइज्जत करे तो फिर वही जानते हैं कि उनके साथ क्या होता है। यहाँ तो बात और स्मृति की थी, फिर कैसे उसे ना बचाते। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।